या सो इन लास्ट क्लास हमने ये देखा कैसे हम लोग लोमबुक का यूज करते हैं। और हमारे यहाँ पर जितने भी पोजो क्लासेस है, पोजो क्लास जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जहाँ पर हम लोग इंफॉर्मेशन पुट करते हैं, उस पर हम लोग कोड रिड्यूस करते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमको वहाँ पर उसके लिए गेटर सेटर राइट करना पड़ता है। तो गेटर सेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा उसमें या तो गेट करते हैं या डेटा उसके अंदर सेट करते हैं। ये तो वो एक तरीके से बायलर प्लेट कोड की तरह ही होता है, क्योंकि हर पोजो क्लास में हमें गेटर सेटर हमें राइट करना ही पड़ता है ये। तो ये गेटर सेटर को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लोमबुक टूल का यूज करते हैं। तो उसके लिए हमको हमारे आईडी के अंदर लोमबुक को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये इस तरीके से मैंने बताया ये। क्योंकि वो कंपाइल टाइम पे वर्क करता है, वो रन टाइम पे वर्क नहीं करता है। कोई से भी एनोटेशन रहते हैं उसका वर्क करने का टाइम रहता है, या तो कंपाइल टाइम पे करता है वो रन टाइम पे करता है। तो वो लोमबुक जो है वो कंपाइल टाइम पे वर्क करता है। तो हमें प्रोजेक्ट में यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ती इफ वी आर यूजिंग मेवन प्रोजेक्ट। और नॉन मेवन प्रोजेक्ट है, सिंपल प्रोजेक्ट है, तो हमको उसके क्लास पाथ में ऐड करना पड़ेगा ये। यहाँ पर उसकी लोकेशन बताना पड़ेगी कि किस लोकेशन पर है ये। बट मेवन प्रोजेक्ट रहेगा तो पॉम डॉट एक्सएमएल में हमें लोमबुक को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ये। तो अपार्ट फ्रॉम स्प्रिंग की डिपेंडेंसी के अलावा भी कुछ हमें डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी। तो एक हमारे पास में लोम्बो के स्प्रिंग के साथ में नहीं आएगी, ये हमारी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है हमारे प्रोजेक्ट में, हमें लोम्बो को कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ये तो यहाँ पर कर देंगे तो डायरेक्ट नहीं लग जाएगा, आईडी के लेवल पे हमको करना पड़ेगा। ये जस्ट क्या करेंगे, हमको एनोटेशन प्रोवाइड करेंगे ये क्लास लेवल पे लगाने पे, बट एक्चुअल में जो लोम्बुक काम करता है वो आईडी के लेवल पे काम करता है। क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे हमारे लिए जनरेट करके देता है बैकएंड में गेटर सेटर और इक्वल्स हैश कोड कंस्ट्रक्टर वॉट एवर, जो भी हमको यहाँ पर क्या करवाना हो, क्रिएट करवाना हो ये। तो ये मेरा पास में कोड यहाँ पर रिड्यूस हो गया। जस्ट हम लोग किससे मतलब रखेंगे, एट्रीब्यूट से मतलब रखेंगे। तो अभी तक हमने देखा यहाँ पर लेयरिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से है, और किस तरीके से हमको क्या करना है कि हर लेयर पे कोड को करना है। हमारा वो परसिस्टेंस लेयर हो या सर्विस लेयर हो या फिर हमारा प्रेजेंटेशन लेयर हो। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो क्या करती है, रिक्वेस्ट को हैंडल करती है। परसिस्टेंस लेयर है वो हमारे डेटाबेस को हैंडल करती है। और अभी हमने इन मेमोरी डेटाबेस लिया है ये। तो कुछ चीजें ऐसी रहेगी कॉमनली सारे प्रोजेक्ट में कॉमन ही रहेगी ये। जैसे कि लेयर्स के फॉर्म में हमको थिंकिंग करना है, तो वो क्या है कि हमको सारे प्रोजेक्ट में लेयर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि यहाँ पर ये काम हो रहा है, या डेटाबेस साइड में हो रहा है, सर्विस के साइड में हो रहा है, ये हमारा प्रेजेंटेशन के साइड में हो रहा है ये। फिर उसके अंदर हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू लेयर कोडिंग। और उसके अंदर हमको उप्स का यूज करना है, उप्स प्रिंसिपल का यूज करना है ऑब्जेक्ट के लेवल पे। जब हम क्लास क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमको उप्स प्रिंसिपल का यूज करना है। फिर यदि हमारे पास में कोई फंक्शनैलिटी है, तो वो फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग जो क्लास क्रिएट करते हैं उसके लिए हम लोग सॉलिड प्रिंसिपल सोचते हैं, किस तरीके से इस क्लास को डिजाइन करें कि फ्यूचर में इसमें चेंजेस हो तो ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आए, ज़्यादा प्रोजेक्ट के लेवल पे दूसरी क्लासेस से इम्पेक्ट नहीं करे। तो हमें क्या करना पड़ता है, सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कि हर क्लास की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फिर वो क्लास में हम लोग जो है वो ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, कुछ नया ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे सॉलिड प्रिंसिपल होते हैं ये, जिससे कि एक क्लास का इम्पेक्ट दूसरे पे नहीं आता है ये। फिर हमको ऑलवेज इंटरफेस प्रोवाइड करना है। तो ये सब कोडिंग स्टैंडर्ड है, ये करते करते हम लोग काफ़ी चीज़ें और लर्न करेंगे ये। तो अभी तक ये हमने ये देखा है। और इसमें हमने जो मैसेज डाले हैं ये ऐसे हार्ड कोडेड मैसेज डाले हैं यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में ऐसे हार्ड कोडेड मैसेज डालना नहीं है, ये जस्ट फॉर एज अ लर्निंग करते हैं। उसी टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ये हार्ड कोडेड मैसेज को डालते हैं। बट ऐसे जो रियल टाइम प्रोजेक्ट के कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं वहाँ पर हम ऐसे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं डालते हैं। सारी चीज़ों को प्रॉपरली किसी जगह पे हम लोग प्लेस करते हैं।
और मैंने कंट्रोलर के लेवल पे इस तरीके का मैंने एक्सेप्शन राइट करके रखा हुआ है यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में इस तरीके से भी एक्सेप्शन नहीं राइट करना है हमें प्रॉपर। जो हमारे पास में हमारे लॉजिक के लेवल पे जो एक्सेप्शन आने वाला है ये, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं ये। तो ग्रेजुअली मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ स्टैंडर्ड की तरफ ही, ताकि तुम प्रैक्टिस करो, फिर बाद में मैं चेंज करूँ तो तुमको आइडिया लगे कि मैंने ये चेंज यहाँ पर क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया था मैंने ये। तो तुम जितना करोगे साथ में उतना ही हैबिट में आएगा। एकदम मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर दूंगा जैसा होता है तो फील नहीं होगा। पहले जो हमने लर्न किया उसको अप्लाई करें, फिर बाद में स्टैंडर्ड की तरफ जाए हम यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में हमको यहाँ पर जो है इस तरीके से ट्राई कैच ब्लॉक डायरेक्ट डालना नहीं है हम, और इस तरीके का एक्सेप्शन नहीं लेना है, हमें एक्चुअल एक्सेप्शन राइट करना पड़ता है। जितना हम लोग एक्चुअल एक्सेप्शन को राइट करते हैं उतना हमारे पास में क्या होते हैं, हमें रीजन का पता चलता है किस रीजन से हमारा कोड जो है वो ब्रेक हुआ है ये। तो जो हमारे पास में एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन जो होता है वो एक तरीके से एक इंटरप्शन है। जब भी हमारा कोई कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो जहां से हमें कुछ इंटरप्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो मैं पहले थोड़ा एक्सेप्शन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि तुमको रिब्रश हो सके ये। जितना अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग रहेगा प्रोजेक्ट में, उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट बाद में कुछ इशू आते हैं तो हमें आइडेंटिफाई होगा जितना, और जितनी जल्दी हम लोग पता कर पाएंगे किस प्लेस पे इशू आया है तो उतना जल्दी वो फिक्स होगा वो। और जितना जल्दी फिक्स होगा उतनी जल्दी हमारी क्या होगी, वापस से डिलीवरी होगी क्लाइंट को। यदि किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यदि इशू आते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे लिए अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ये मेरे पास में क्या है कि एक सिंपल सा कोड है, और ये सिंपल सा कोड है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ लाइन का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ ये। तो ये मेरे पास में कुछ स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट के अंदर ये हमारी है ये फर्स्ट लाइन। इंटरव्यू में इस तरीके से पूछे जाते हैं कुछ, तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, और ये होगा 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 नहीं होगा, पॉसिबल है नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे ये, रिटर्न रहेंगे। और ये तुमसे पूछा जाएगा ये, तो जिससे कि तुम्हारा कोड जावा का लॉजिक कितना है वो वहां से वो दिखता है वहां से ये। और जितना ज्यादा कोड जावा के क्वेश्चन जितने रॉन्ग होंगे उतने ज्यादा तुम्हें पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पूरा मोस्टली इंटरव्यू 60% कोड जावा पे डिपेंड करता है। फ्रेमवर्क तक क्वेश्चन बाद में जाते हैं, पहले कोड जावा पे ही काम हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं वो हमको ध्यान रखना पड़ते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये कोड जावा के अंदर टॉपिक आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये उसके अंदर क्या है कि हम क्या करते हैं कि इंटरप्शन जनरेट करते हैं। तो जावा के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम का क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा सीपीयू के अंदर, लोड होता है रैम में। सीपीयू में क्या होता है वो हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होता है, वो इंस्ट्रक्शन हमारे एग्जीक्यूट होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास में हमेशा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही होंगे। किसी रीजन से क्या होगा,
वो एप्लीकेशन का जो है लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन है, किसी लाइन पे वो ब्रेक होगा, वो किसी लाइन पे वो ब्रेक होगा, और यदि उस लाइन पे वो ब्रेक हो जाएगा, वहां से तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, वहां से उसका एग्जीक्यूशन ही स्टॉप हो जाएगा, होगा ही नहीं यहाँ पर ये। तो जावा के अंदर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन, जहाँ पर क्या है कि जिस रीजन से हमारा यहाँ पर किसी भी लाइन पे यदि हमारा कोड ब्रेक हो रहा है यहाँ पर ये, तो जावा क्या करता, उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारी चीजें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कंसिडर होती है, तो उसके लिए भी क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन रहेगी। अब वो ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करेगा करेगा वो, उसके पास वो इंफॉर्मेशन भी रहेगी, बट प्रोग्राम तुम्हारा एब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट डाल रहा हूं, मैं यहाँ पर ये, मैं यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर ये, कि ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ पर, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्की कोड। यहाँ पर ये ब्रेक होने वाला है ये, और ये हमें पता है क्योंकि हम ही ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मेरा कोड ब्रेक हो जाएगा ये, तो अभी तुम इसको एग्जीक्यूट यदि करोगे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखोगे कंसोल में तुम्हारी पहली लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई है, यहाँ पर कोड ब्रेक हो गया है, बट उसके बाद के लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। यहाँ पर हमको ये एक यहाँ पर एक इंटरप्शन जनरेट हुआ है, तो जेवीएम के लेवल पे इंटरप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्शन। तो इंटरप्शन मतलब कि वहां से किसी रीजन से हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हो गया है, वो अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, वो हमारा लॉजिकल भी हो सकता है, कि हमारे लॉजिक का प्रॉब्लम है, या फिर वो रीजन जो है वो मेमोरी के लेवल पे भी हो सकता है, कि हमारा मेमोरी उस समय नहीं मिला है, या किसी रीजन से जेवीएम का मेमोरी फुल हो गया है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो ये तो अभी सिंपल से एप्लीकेशन है तो ठीक है, बट जब एप्लीकेशन सर्वर पर होते हैं कंटिन्यूसली, उस पे रिक्वेस्ट आती है, तो उसके अंदर काफी रीजन होते हैं ब्रेक होने के। कुछ रीजन होंगे, हो सकता है वो हमारे रिक्वेस्ट के डेटा से हो, कुछ हो सकता है हमारे डेटाबेस के डेटा से हो, कुछ रीजन हो सकता है डेटाबेस से कनेक्शन हो, कुछ रीजन हो सकता है कि हमारे सर्विस लेयर पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग थर्ड पार्टी कॉल करते हैं, उससे रिलेटेड हो ये। तो काफी सारे हमारे पास में रीजन होते हैं एप्लीकेशन के ब्रेक होने के ही। तो जहां से भी तुम्हारा यदि इंटरप्शन आया यहाँ से, यहाँ से तुम्हारा इंटरप्शन आया, यहाँ से हो गया एप्लीकेशन ब्रेक, और यहाँ पर क्या हो गया ये वाली लाइन क्या हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इसके नीचे का जो भी, इस लाइन के नीचे का जो भी रहेगा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ये। तो ऐसे कोड को हम लोग मतलब बोलते हैं रिस्की कोड। यहाँ पर क्या है कि ये जो कोड है ये यहाँ पर ये रिस्की है यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। अब ये जो एक्सेप्शन जो है वो भी एक क्लास ही है, दैट मीन्स व्हाट, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो एक्सेप्शन जो है ये जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वो जावा के एपीआई के अंदर ऑलरेडी है, जावा डॉट लैंग पैकेज में आता है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है वो लैंग पैकेज के अंदर है। इसका मतलब है काफी सारे जो एक्सेप्शन जो है वो हमको जावा ने प्रोवाइड करके दिए हुए हैं ये। तो ये तुम्हारा रिस्की कोड है ये। अब मैं यहाँ पर एक अरे ले लेता हूँ मैं ये, स्ट्रिंग एस। ये अरे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर ये। अब मैं इस अरे के वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेस कर रहा हूँ मैं ये। तो किसी भी रीजन से हमारे पास में हमने क्या करके रखा हुआ है कि ये
यहाँ पर क्या कर कर रखा कि इसके पहले एलिमेंट को हमने यहाँ पर ये एक्सेस किया है ये। तो ये जो हमारा ये अरे जो है ये, तो ये अरे का जो साइज है वो बाई डिफॉल्ट 2 आ रहा है यहाँ पर ये। तो एक के अंदर एबीसी है, एक के अंदर सीडी है। तो एक 0 इंडेक्स पे मिलेगा, एक 1 इंडेक्स पे मिलेगा ये। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं कोडिंग के अंदर इंडेक्स को। तो इट इज गुड। एक्स यहाँ पर एक्सेस हो गया यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, दूसरे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो भी चलेगा यहाँ पर ये। इंडेक्स जिसका 1 है, अब इंडेक्स 2 को एक्सेस कर रहे हो तुम ये, फिर से एक इंटरप्शन जनरेट होगा यहाँ पर। अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ये रन टाइम पर ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक एक्सेप्शन आया, वो भी रन टाइम पर आया, वो भी ये इंटरप्शन जनरेट हुआ। जब जब भी इंटरप्शन जनरेट हो गया उसके बाद की लाइन क्या होगी तुम्हारी, एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रोग्राम तुम्हारा एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा यहाँ से ये प्रोग्राम तुम्हारा बंद हो जाएगा ये। और अभी ये क्या कोड जावा का क्लास है, ये कोई सर्वर तो है नहीं है, कोड जावा का यहाँ पर एक क्लास है, कोड जावा का क्लास है। तो उसको जो एग्जीक्यूट करने वाला जो है वो है तुम्हारा मेन थ्रेड। जेवीएम के अंदर काफी सारे थ्रेड वर्क करते हैं, जिसमें कुछ डेमन थ्रेड होते हैं जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं हमारे लिए। मेमोरी की क्लीनिंग व्लीनिंग करना, डीमन थ्रेड बैकग्राउंड में वर्क करते हैं ये। वॉच करना उसके अंदर, जीसी के गार्बेज कलेक्टर के थ्रेड बैकग्राउंड में वर्क करते हैं यहाँ पर ये। तो ये उसी में से हमारा का एक थ्रेड क्रिएट होता है जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और वो एग्जीक्यूशन करने के बाद में वो जो है वो थ्रेड वो टर्मिनेट हो जाता है वो। तो मेन थ्रेड हमेशा हमको क्रिएटेड मिलता है ये, जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन थ्रेड क्रिएट होता है ये। और यदि हमको हमारा कस्टम थ्रेड क्रिएट करवाना है तो उसके लिए भी क्या है, जावा का थ्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। या तो हमारे वही सिंपल से जावा क्लास राइट करो, उसको थ्रेड क्लास से एक्सटेंड करो, या रनेबल इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करो, बात तो सेम ही है। तो ये हमारा क्या है, ये मेन थ्रेड से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बस बोलने का मतलब ये है कि ये जो रिस्की कोड जो है ये, तो वो रिस्की कोड जहाँ पर भी रहेगा उससे तुम्हारा प्रोग्राम जो है नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा वहाँ पर ये। तो ऑलवेज प्रोजेक्ट के लेवल पे तुम्हारा कोड हमेशा एग्जीक्यूटेबल नहीं रहेगा। प्रोग्राम के लेवल पे, एप्लीकेशन के लेवल पे काफी सारा जो कोड रहेगा वो रिस्की कोड रहेगा, और वो किसी भी लेयर में हो सकता है, वो परसिस्टेंस में हो, तुम्हारा वो प्रेजेंटेशन में हो, या सर्विस में हो। और वो रिस्की कोड पे यदि तुम्हारा किसी भी तरीके से इंटरप्शन आता है, ब्रेक होता है, तो उसी लाइन पे क्या हो जाएगा, वहां से तुम्हारा आगे का एग्जीक्यूशन हो जाएगा बंद। वहां से हो जाएगा आगे का एग्जीक्यूशन बंद। तो ये भी इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, लेयर पे सोचते हैं क्विकली। ये हमारे पास में क्या है कि एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस राइट करके रखी हुई है यहाँ पर ही। और सर्वर सर्वर के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं है, सर्वर के अंदर जो है वो तुम्हारा है सर्वलेट। और सर्वलेट जो है वो बेसिकली जो हमारे सर्वर के अंदर जो भी रिक्वेस्ट आती है, तो वो रिक्वेस्ट के लिए एक थ्रेड क्रिएट होता है, हमारा सर्वर क्रिएट करके देता है। सर्वर के अंदर एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क का काम करते हैं, जो कि थ्रेडिंग का फ्रेमवर्क होता है ये। तो किसी क्लास में बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं थ्रेडिंग का एग्जीक्यूटेबल फ्रेमवर्क का क्या है ये। तो हमारे लिए क्या है कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई क्लाइंट से, तो उसके लिए हमारे पास में क्या हुआ, बैकग्राउंड में एक थ्रेड क्रिएट हुआ T1। उसका क्या हुआ, यहाँ से ये एग्जीक्यूशन चालू हुआ उसका ये, इस T1 का ये। तो ये T1 का एग्जीक्यूशन चालू होगा ये। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर के कोड को कॉल करेगा, यहाँ पर देखेगा तुम्हारा एपीआई क्या है। जो भी एपीआई है, लेट से अभी यहाँ पर हमारा एपीआई है, रजिस्टर्ड नाम का एपीआई है। तो रजिस्टर वाले एपीआई को यहाँ से कॉलिंग मिल रही है यहाँ पर ये। अब उसके मेथड के अंदर घूमेगा ये। तो इंटरनली क्या है कि हमने अगले लेयर को कॉल करेगा, सर्विस लेयर को, तो सर्विस लेयर की तरफ जाएगा ही। सर्विस लेयर के अंदर इंटरनली हम लोग डाउन लेयर को कॉल करेंगे यहाँ पर ही। अब डाउन लेयर ने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, पीछे डेटाबेस
को यहाँ पर उससे क्या कर रहा है, वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है डाउन लेयर। तब हमारा जेवीएम जो है, वो जेवीएम क्या हो गया, वहां पर वेटिंग पे लग गया जब तक हमारा डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर ये। बिकॉज ये एक अलग सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का, ये तब तक यहाँ पर हमको वेट करना पड़ेगा। अब वेट करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है हमारा एक्सटर्नल सिस्टम पे। जेवीएम जो ये जो डेटाबेस रहेगा हमारा एक्सटर्नल सिस्टम है ये। हमारा यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पर हम लोग उसको वेट करेंगे। फिर रिस्पॉन्स आने के बाद में वापस से यहाँ पर जाएगा, ये रिस्पॉन्स को लेगा, मैनिपुलेट करेगा, वापस यहाँ पर जाएगा ये। वापस से थ्रेड के थ्रू क्या होगा, वापस से रिस्पॉन्स हमारा कहाँ यहाँ पर जाएगा, क्लाइंट के पास में जाएगा ये। तो ये तो हैप्पी सिनेरियो है कि जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन चल रहा है यहाँ पर ये। बहुत जरूरी है ये चीज अंडरस्टैंड करना, ये रियल टाइम की चीजें और एक्सपीरियंस के साथ में ये चीजें आती है। फिर से तुम्हारे पास में रिक्वेस्ट यदि आती है, यहाँ पर गई, और हो सकता है तुम्हारा यहाँ पर किसी रीजन से तुम्हारा लॉजिक जो है वो ब्रेक हो जाए। थर्ड पार्टी जो तुम्हारा ये लेयर कॉल करने के पहले यहाँ पर तुम्हारा लॉजिक जो है वो ब्रेक हो गया, ये अब वो जो लाइन आ रही है वो बाद में आ रही है, जो तुम्हारी परसिस्टेंस लेयर कॉल कर रही है यहाँ पर ये। तो ये क्या कर रही है कि यहाँ पर, यहाँ से ये ब्रेक हो गया यहाँ पर ये। तो यहाँ से तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से, अब वो फर्दर एग्जीक्यूशन होगा नहीं। और यहाँ से तुम्हारा एप्लीकेशन हो जाएगा ब्रेक। एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगा, ये थ्रेड जो है उसके लिए अब काम कुछ नहीं करने को रहा, वो वहां से थ्रेडिंग जो है वहां से वो ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से प्रोग्राम तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब जो भी रीजन रहा हो उसका क्या, जावा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इंटरनली सर्वर में। और सर्वर ही उसको वॉच करेगा। और इस थ्रेडिंग के लिए यहाँ पर वो क्या कर देगा, बस वो 500 ऐसा कुछ करके, और एक एक HTML का एक पेज भेज देता है वो, और उसके अलावा कुछ नहीं भेज पाएगा यहाँ पर ये। कि वो बस ये बताएगा कि बैकग्राउंड में कुछ इशू हो गया है यहाँ पर ही, और हमारे पास में कुछ भी नहीं है करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि वो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, ये जो एग्जीक्यूशन है वो तुम्हारा वहाँ पर वो ब्रेक हो चुका है ये। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है, जो मैं तुमको बता रहा हूँ मैं ये एक्चुअली में। तो मेरे पास में क्या है यहाँ पर ये, एक मेन मेथड के अंदर स्टेटमेंट तुम्हारा ब्रेक हो सकता है, या हो सकता है कि जो हमारे पास में हो एक और मेथड है, void m। स्टैटिक रख लो इसको अभी, बिकॉज हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करवाना है इसका। एक और मेथड बना लो void n। इस m से हम क्या कर रहे हैं, n मेथड को क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये, कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये। और ये जो स्टेटमेंट है हमारे ये m के अंदर है ये। और ये n जो है हमारा वो यहाँ पर कॉल हो रहा है, इस लाइन पे कॉल हो रहा है ये। यहाँ पर कोई बिजनेस लॉजिक कंसिडर करके चलो ये। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा
यहाँ से हम लोग मेन से एम मेथड को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये एम मेथड जो है ये हमारा कहाँ पर जाएगा, ये इसको कॉल करेगा ये। यहाँ पर ये लाइन का एग्जीक्यूशन होगा तुम्हारा, ये लाइन का एग्जीक्यूशन होगा, ये लाइन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ब्रेक एप्लीकेशन। तो ये लाइन का जो फर्दर लाइन है उसका एग्जीक्यूशन होगा नहीं यहाँ पर ये। फर्दर लाइन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो अगला मेथड भी कॉल नहीं होगा, ये तुम्हारा ब्रेक क्या हो गया, वो पहले ही हो गया है वहां पर ये। तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो एप्लीकेशन का जो यहाँ पर एम कॉल हुआ, एन कॉल ही नहीं हुआ, बिकॉज क्या हो गया, किसी रीजन से हमारा यहाँ पर कोड ब्रेक हो चुका है यहाँ पर ये। तो रीजन जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमको मिल गया, बिकॉज जावा में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, तो वो इंटरप्शन का भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन नथिंग बट है ऑब्जेक्ट ही है वो। एक्सेप्शन है क्लास ही है ये, तो इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर रीजन भी है हमारे पास में, ये रीजन मिलना बहुत अच्छी बात है, जो कि जावा की फैसिलिटी है ये। सी सी प्लस प्लस में ये प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पर क्या है कि यदि हमारा कोड सही होता तो सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाता। यदि कोड कोड में हमारी कोई लॉजिकल एरर आ गई है यहाँ पर ये, तो कोड यहाँ से तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और ये जो एक्सेप्शन पता चला तुमको रन टाइम पे पता चला, और वो अपने लॉजिक के कारण वो ब्रेक हुआ है, वो कि हमारा लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम है। यदि हमारा लॉजिक ही सही होता तो लॉजिक को सही करने के लिए क्या करना है तुमको, तुम जब अपना कोड राइट कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें ऐसे एक्सेप्शन नहीं है रन टाइम वाले ये, तो राइट करते करते ही तुमको लॉजिक सही तरीके से राइट करना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर पहले इफ की कंडीशन चेक करो यहाँ पर ये इसकी जो है वो लेंथ चेक करो क्या है यहाँ पर ये ग्रेटर देन तुम्हारी कितनी आ रही है यहाँ पर, ये ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है यहाँ पर ये। जब एक ये ग्रेटर देन जीरो रहेगी तभी हम क्या करेंगे, ये लॉजिक को यहाँ पर ये कॉल करेंगे। फिर यहाँ पर हमें कौन सा यहाँ पर लेना है, वो एलिमेंट जो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो वहाँ पर। तो वो सब कुछ हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है, उसके बाद में ही यहाँ पर क्या करना है हमको, इसको कॉल करना है। तो यहाँ पर उसकी जो लेंथ है वो चेक कर लो, लेंथ कितनी आ रही है, और यहाँ पर देख लो वो वहाँ पर यदि वो लेंथ से ज़्यादा यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं तो उस पे हम लोग कंडीशन डालो, मतलब हमें क्या करना है, बहुत अच्छा वैलिडेशन करना है। यदि हमें ऐसे एक्सेप्शन को क्या करना, अवॉइड करना है, तो तो अच्छे तरीके से वैलिडेशन हमको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा उसके अंदर, ताकि जो है एक्सेप्शन जो है वो हमारी अवॉइड हो सके यहाँ पर ये। तो अभी तो हमने खुद ने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर ये, तो कोई, क्योंकि हमको एक्सेप्शन को लर्न करना है, बट प्रोजेक्ट के लेवल पे क्या है कि हमको जो एक्सेप्शन जो है वो क्या करना पड़ता, सबको हैंडल करना पड़ता है ये। तो एक है यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन को मैंने रेस किया है यहाँ पर ये, तो एक्सेप्शन को मुझे अवॉइड करना, तो मैं लॉजिक को इम्प्रूव यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर मैं इम्प्रूवमेंट करूँ यहाँ पर लॉजिक को यहाँ पर ये, कि जो मेरा जो लॉजिक है इस तरीके से रहे कि ये वाली कंडीशन जो रहेगी हमारे पास में हम लोग नहीं लगाए, तो हम लोग पहले उसकी लेंथ चेक करें यहाँ पर ये। तो उसकी लेंथ कितनी है उसको एक वेरिएबल में रख लो। लॉजिकल प्रोग्रामिंग में करते ही हैं ये। तो हम यहाँ पर कोई सा भी जो वैल्यू यहाँ पर ले, तो वो वैल्यू हमारी जो यदि वो जो उसकी लेंथ रहेगी वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम लोग उसको क्या करवाएंगे, वेरी करवाएंगे, जो भी हम लोग लॉजिक में राइट करते हैं ये। जितना भी है उससे -1 तक रहेगा, लूप वगैरह लगाएंगे यदि उस पे हम लोग, तो लूप से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। यदि हमको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो ठीक है, यदि हम कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए सारी चाहिए
तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली यहाँ पर जो है वो, ये तो फॉरिश, ये हमारा फॉरिश का जो है वो लूप हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रॉपरली क्या करेंगे, कंडीशनिंग डालेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, सब कुछ प्रॉपरली हम लोग क्या कर रहे हैं, वैलिडेशन लगा रहे हैं उस पर, अच्छा लॉजिक राइट कर रहे हैं। अच्छा लॉजिक राइट करेंगे तो ऑलवेज ब्रेक नहीं होगा ये। बट जरूरी नहीं कि प्रोजेक्ट के लिए हमें हमें ये इसी तरीके से प्रॉब्लम जो आएगी वो लॉजिक के बेस पे। अब वो प्रॉब्लम आने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या रहेगा, समवेयर किसी ना किसी तरीके का क्या रिस्की कोड हमेशा बना रहेगा। हमेशा किसी ना किसी तरीके का जो रिस्की कोड है वो हमेशा जो है वो बना रहेगा ये। तो वो रिस्की कोड के लिए कभी किसी भी जगह पे हमारे पास में किसी भी तरीके का जो है वो रिस्की कोड यदि है, तो जावा के अंदर कॉन्सेप्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन का मतलब है हमारे पास में इशू आना, कि कहीं ना कहीं पर जब भी जावा में किसी भी तरीके का इंटरप्शन आएगा हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा हमको ये, ताकि जो हमारे पास में जो है, जो फर्दर पूरा के पूरा कोड वो एग्जीक्यूट हो सके वो। तो हमारा इस लाइन पे एक्सेप्शन मान लो आया ही है, तो ऐसे रिस्की कोड को हम लोग रखते हैं ट्राई ब्लॉक में। तो ट्राई कैच वंस अपॉन अ टाइम कभी ना कभी सुना ही होगा ये। तो ऐसे कोड को हमको कहाँ पर रखना है, ट्राई ब्लॉक में रखना है। और क्या रीजन रहेगा उसके आने का, उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, केच करेंगे ये। तो यदि हमें पता है कि किस रीजन से आ सकता है ये, संभावना क्या है उसके आने की, तो क्या करना है कि पर्टिकुलरली उसका ही हमको यहाँ पर जो नेम है वो राइट करना है। तो यहाँ पर हमें कौन सी आती है एक्सेप्शन, तो ये हमारे पास में आती है ये वाली एक्सेप्शन। और अब ये रिस्की कोड को हमने डाल लिया ट्राई ब्लॉक में, और यहाँ पर हमने शो कर लिया है केच। तो जब भी इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंटरप्शन आएगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये ऑब्जेक्ट को कौन होल्ड करेगा, ये पर्टिकुलरली रेफरेंस ये होल्ड करके रखेगा उसको ये। अब एक्सेप्शन आने के बाद में तुमको ये इन्फॉर्मेशन का जो कुछ करना है करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन हम हमारे लिए यूज करते हैं, हम रीजन फाइंड आउट करते हैं। और लेकिन हमारे जो बात का जो कोड का एग्जीक्यूशन है वो रुकेगा नहीं, अब एग्जीक्यूट होगा। अब तुम्हारा एब नॉर्मली जो होगा वो टर्मिनेट नहीं होगा यहाँ से ये। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ये। तो मुझे इस लाइन पे ये इशू आया है, मुझे ये यहाँ पर इस लाइन में मुझे इशू आया है, मुझे यहाँ पर ये। बट मेरा जो रिमेनिंग जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हुई है, हमारी रिमेनिंग जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पर ये। तो जिससे क्या हुआ कि तुम्हारा एप्लीकेशन जो है वो उसका एग्जीक्यूशन ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक जो हुआ तुम्हारा ये वाला लाइन जो तुम्हारा है वो ब्रेक हुआ यहाँ पर ये। तो हम क्या करते हैं कि इस किस रीजन से ब्रेक हुआ है उसके लिए एक्चुअली में तो हम लोग लॉगिन लगाते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे। लॉग जो लॉगिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं
बट अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसको जस्ट प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ से हमको क्या करेगा, यहाँ पर ये क्या एक्सेप्शन आया है, ये हमको यहाँ से पता चल जाएगा, जो भी किस किस रीजन से हमारे पास में इंटरप्शन आया है यहाँ पर ये इस लाइन पर ये। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं कि गुड एक्सेप्शन हैंडलिंग हमको जो है वो करना पड़ेगी ये। तो अब ये जो एक्सेप्शन जो है वो पर्टिकुलरली एक्सेप्शन जो यहाँ पर जनरेट हुआ है, वो एक्सेप्शन हमारा जावा का दिया हुआ है, ये ऑलरेडी जावा के एपीआई के अंदर है, ये लैंग पैकेज के अंदर ये वाला एक्सेप्शन का क्लास बना हुआ है यहाँ पर ये। तो ये लॉजिकल एक्सेप्शन है और ये रन टाइम पर आया है यहाँ पर ये हमारे पास में जो एक्सेप्शन आया है वो रन टाइम पर आया है और लॉजिक के कारण यहाँ पर आया है हमारे पास में। तो हमें जब भी कोई इंटरप्शन आएगा तो उससे क्या करना पड़ेगी, हमको हैंडलिंग करना पड़ेगी ये, जिससे क्या है कि जो फर्दर लाइन ऑफ कोड है वो क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट होगा। अब यदि हमारे पास में जो हमारा लाइन वाला जो कोड है, मान लो कि जो बाद की जो लाइन है वो इस लाइन पे डिपेंड करती है, जो बाद की जो लाइन है वो हमारी इस लाइन पे डिपेंड करती है, तो वो एग्जीक्यूट करवाना है कि नहीं करवाना है ये हमारे पर डिपेंड करता है ये। अभी हमारे पास में ये नंबर ऑफ लाइन जो है वो इस पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर यदि इसके पास में यदि ये ऑब्जेक्ट आएगा, लेट से हम लोग क्या करते हैं, ये इंट आई को बाहर कर देते हैं, और ये आई को इसके अंदर पास करवाते हैं, और ये आई को यहाँ पर हम लोग पैरामीटर में देते हैं यहाँ पर ये। जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे आगे पास करना है यहाँ पर ये। तो लोकल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज, तो हमको यहाँ पर किसी ना किसी नंबर से उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो यदि इस पे मेरा रिजल्ट आता है तभी ये कोड कॉल होना चाहिए, अदरवाइज ये कोड कॉल नहीं होना चाहिए ये। तो यहाँ पर मेरा ये इंटरप्शन आ गया है मेरे पास में, ये मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इशू आ गया यहाँ पर ये मेरा लाइन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए जब तक मेरे पास में इसका रिजल्ट नहीं आया है, तो इसको भी ट्राई ब्लॉक में उठा के रखना है। क्योंकि यदि मेरा इस लाइन से यदि मेरा इंटरप्शन यदि आएगा इस लाइन से, तो मेरा क्या होगा, एक्सेप्शन रेज हो जाएगा और यहाँ चले जाएगा, और उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी जहां से मेरा इंटरप्शन आया है यहाँ पर ये। तो ये तुमको एनालिसिस करना है वाइल राइटिंग द कोड, कौन सा लाइन को एग्जीक्यूट करवाना है, कौन सा लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करवाना है ये। तो इसी को लोग हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन मतलब इंटरप्शन आएगा, उसका हमको करना एक्सेप्शन का हैंडलिंग करना है ये। तो हैप्पी पाथ रहेगा तो सब कुछ एग्जीक्यूट होगा तुम्हारा ये प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट हैप्पी पाथ से काम नहीं चलेगा, बिकॉज ऑलवेज एप्लीकेशन के अंदर जो है वो एक्सेप्शन तो आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे रीजन रहेंगे जहां पर तुम्हारा जो होगा एप्लीकेशन जो है तुम्हारा करेगा वो ब्रेक करेगा ये। तो जितना अच्छा तुम्हारा एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म रहेगा उतना ज़्यादा इशू आने की संभावना भी कम रहेगी, और यदि इंटरप्शन या इशू आते भी हैं तो तुम उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो एक बेटर हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोजेक्ट के लेवल पर डालना पड़ता है ये। तो ये तो एक्सेप्शन जो हो गया यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा लॉजिक के लेवल पे ये। दूसरा, एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करते हैं तो उसको हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के लिए यूज करते हैं। फिर आती है एक एक्सेप्शन की हायरार्की। तो तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से इस मेथड को कॉल कर रहे हो और इसके अंदर एक्सेप्शन आ गया, इस मेथड के अंदर इस मेथड को कॉल कर रहे हो, एम मेथड जो एन मेथड को कॉल कर रही है उसके अंदर देखो एक्सेप्शन आ गया यहाँ पर ही। तो यदि किसी ने उसके एक्सेप्शन को हैंडलिंग नहीं किया है यहाँ पर, ये लेट से कि हमने यहाँ पर उसको हैंडल नहीं किया है, हमने उसको यहाँ पर हैंडल, और ये लॉजिकल एक्सेप्शन है, ये तो हमने इसको यहाँ पर हैंडल नहीं किया, तो यहाँ पर क्या करा, ये ब्रेक हो गया। लेकिन इनने क्या करा, सबसे पहले मेन मेथड को कॉल किया है यहाँ पर ये। तो ये जो लाइन है हम लोग इसके अंदर भी डाल देते हैं, मेन मेथड के अंदर ये। तो यहाँ से पता चलेगा कि हमारा ये पहले क्या कॉल हुआ, हमारा ये मेन मेथड कॉल हुआ ये।
फिर मेन मेथड कॉल होने के बाद में हमारा एम मेथड कॉल हुआ और एम पे ब्रेक हो गया ये। तो यहाँ पर कॉलर कौन है? जिसने कॉल किया यहाँ पर ये मेन मेथड है, मेन ने एम को कॉल किया, एम ने एन को कॉल किया, तो एम और एन के बीच में जो कॉलर है वो हमारा एन है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एन मेथडों को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो एन तो कॉल होगा नहीं क्योंकि उसके पहले ब्रेक हो गया कोड, और ना हमने उसको एक्सेप्शन का हैंडलिंग भी नहीं लगाया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इसने इसने इसको कॉल किया यहाँ पर, और जो ब्रेक हुआ है हमारा वो यहाँ हो गया है। तो उसके बाद वाली लाइन पे तो कोड गया नहीं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक हुआ है तुम्हारा कोड। तो ये क्या करेगा, इसके पास में इसका हैंडलर ढूंढेगा ये कि यहाँ पर इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या, नहीं है। तो ये इसके पास में जाएगा ढूंढने के लिए कि इसके पास में इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या। अब वो जनरेट यहाँ पर हुआ है वो इस एम मेथड के अंदर, लेकिन क्या है, जिसने इसको कॉल किया है वो उसके पास ढूंढेगा कि इसने इसको हैंडल किया है क्या यहाँ पर ये। यदि उसने भी उसको हैंडल नहीं किया है तो आखिरी में चले जाता है वो, जिसका कोई नहीं है उसका लास्ट टाइम यहाँ पर है जेवीएम, तो जेवीएम के पास चले जाता है। जेवीएम क्या कर देगा, आखिरी में वो मैसेज को प्रिंट करवा के यहाँ पर हमको दे देगा, यहाँ पर ये जेवीएम ने दे दिया ये। तो ये क्या करेगा, जिसने उसको कॉल किया है, यदि इसने एक्सेप्शन की हैंडलिंग नहीं की है तो जिसने उसको कॉल किया है ये उसके पास में जाता है। जिसने क्या करके रखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर कॉल किया हुआ है क्या है ये, उसके पास में जाता है ये। यदि उसके पास में भी हैंडलिंग नहीं है तो लास्ट में क्या करेगा, वो जेवीएम के पास में चले जाएगा। अभी यदि मैं यहाँ पर उसका हैंडलिंग डाल देता, मैं अब इवन यहाँ से वो जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो उसका हैंडलिंग डाल दिया मैंने यहाँ पर ही। तो अभी तो हमको पता है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, नहीं पता है तो सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन राइट कर दो, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, बट एक्सेप्शन की हिरार्की जैसी ही है। तो सबका पेरेंट जो है वो एक्सेप्शन क्लास है, और एक्सेप्शन का भी पेरेंट है थ्रोएबल ही है। वो एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इवन मेरे कारण यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट जो है वो एम मेथड के अंदर हो रहा है ये, तो हमको उसको यहाँ पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन क्या है, मैंने उसको हैंडल यहाँ पर कर लिया जिसने उसको कॉल किया हुआ है ये। तो अब इस केस में क्या होगा कि तुम्हारा मेन मेथड कॉल करेगा, एम कॉल करेगा, और इशू जो आया है वो एम मेथड के अंदर आया है। लेकिन जो हमें रीजन फाइंड आउट, जो यहाँ पर रीजन राइट करके दिया हुआ है वो हमको इस इसने दे के रखा हुआ है मेन मेथड ने। तो क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई इंटरप्शन रेज होता है, यदि जहां पर रेज हुआ, यदि वहां पर उसका हैंडलिंग नहीं है तो वो कॉलर के पास फाइंड आउट करता है उसको कॉलर के पास में है क्या। यदि कॉलर के पास में भी नहीं रहता है तब वो क्या करता है, लास्ट में जेवीएम में चले जाता है वो, तो जेवीएम फिर उसको करके देता है। तो जेवीएम जो है वो उसका इस तरीके से हमको क्या करता है, वो मैसेज देता है ये। यहाँ लिखा हुआ है एक्सेप्शन इन थ्रेड, ये मेन थ्रेड के अंदर हो रहा है जो हो रहा है ये। यहाँ पर थ्रेड का नाम भी आ रहा है ये। अभी सर्वर के लेवल पे यहाँ पर यदि ये आता तो जो थ्रेड का नेम रहता है वो सर्वर ने जो थ्रेड क्रिएट किया उसका नाम हमको मिलता है यहाँ पर ये। तो ये एक सिंपल सा फ्लो है। ये फ्लो तुमको जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीपल रिक्वेस्ट आएगी सर्वर पर, तो हर रिक्वेस्ट के लिए क्या होगा, अलग अलग थ्रेड क्रिएट होगा जो कि हमको सर्वर क्रिएट करेगा ये सर्वर। टॉमकेट सर्वर के अंदर क्या लगे होते हैं, एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क लगे होते हैं। तो वो क्या करेंगे, हर रिक्वेस्ट के लिए तुमको क्या करेंगे, एक थ्रेड क्रिएट करके देंगे। वो थ्रेड जो है हमारे क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा वो। तो वो ऑब्जेक्ट को कॉल करके वहां से हमारे जो भी रिक्वेस्ट है उसको कॉल करेगा, और फिर वो यही जो थ्रेड रहेगा वो आगे की तरफ जाएगा हमारे लिए डेटाबेस तक के। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो प्रिपेयर होगा बैकग्राउंड, इतने सारे यहाँ पर अलग अलग लेयर्स पे कॉलिंग होगी, और कुछ
थर्ड पार्टी कॉल हो रहे हैं यहाँ पर बीच में, एसएमटीपी सर्वर या फिर काफका सर्वर, या कोई थर्ड पार्टी कॉल हो रहा है यहाँ पर, तो वो भी कॉल करेगा यहाँ पर। ये तो बहुत सारे असिंक्रोनस कॉल भी होंगे बीच में। तो ये जेवीएम के अंदर जो कॉल होंगे आपस में मेथड एक दूसरे को कॉल करेगी, सिंक्रोनस कॉल की कैटेगरी में आएगी। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास में ही पड़े हुए हैं, उस मशीन के अंदर ही है ये। लेकिन वो मशीन ने किसी दूसरी मशीन को कॉल कर दिया। तो लेट से यहाँ पर है हमारा सर्वर, डेटाबेस सर्वर। तो डेटाबेस भी नथिंग बट एक सर्वर ही है। सर्वर का मतलब यही नहीं होता कि टॉमकेट सर्वर ये जो है ये, या वेब सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर होते हैं। सर्वर मतलब अलग मशीन पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, हम उसको सर्वर ही बोलते हैं। ये हर सर्वर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है। तो ये हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, मेलिंग के लिए कोई सर्वर कॉल कर रहे हैं। ये तो हमारे पास में मेल का सर्वर है ये, तो वो फ्री में तुमको जीमेल का मिल जाएगा। ये यदि फ्री में तुमको कोडिंग के थ्रू जीमेल से करवाना, तो जीमेल ने उसको भी प्रोवाइड करके रखा हुआ है ये। तो उसके पास में कैपेबिलिटी रहेगी मेलिंग करने की। फिर हम हमको यदि मैसेजिंग करवाना है, तो मैसेजिंग का भी एक अपना सर्वर है। तो यहाँ से क्या होगा, इसकी कैपेबिलिटी रहेगी मैसेज करने की। तो इसकी कैपेबिलिटी क्या रहेगी यहाँ पर, डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की। तो हर थ्रेड जो रहेंगे वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से जितने भी यूजर रहेंगे वो डेटाबेस से क्या करके इंटरेक्ट करके आएंगे यहाँ पर ये। फिर इसी के बीच में क्या रहेगा, हमारा एक थ्रेड है वो बीच में जीमेल जीमेल भी कॉल कर रहा है बीच में। यहाँ पर सर्विस लेयर पे किसी रीजन से वो मेलिंग भी डाल रहा है, किसी रीजन से वो मैसेजिंग भी डाल रहा है ये यहाँ पर ये। तो ये जब अलग अलग सिस्टम को कॉल करते हैं, तो ये जो कॉल होंगे वो असिंक्रोनस कॉल की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल कर रहे हैं। तो सिंक्रोनस का मतलब है कंटिन्यूसली कॉल हो रहा है हमारे पास में ये, हमारे उसमें नंबर ऑफ लाइन का जो एग्जीक्यूशन है कंटिन्यूसली हो रहा है। असिंक्रोनस मतलब किसी रीजन से बीच में कोई अदर जगह पे कॉल चले गया और हमको रुकना पड़ रहा है उसके लिए, जो फर्दर एग्जीक्यूशन है, जो अलग से लाइन है जो बची हुई है उसको कॉल करने के लिए वेट करना पड़ रहा है, जब तक कि वो एक्सटर्नल कॉल का हमें रिस्पॉन्स नहीं आया। अब वो वेट करना है या नहीं करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि तुमको वेट करना है तो वेट करो, उसको उसको सिंक्रोनस कॉल की कैटेगरी में रखो और उसको वेट करो, उसको वेटिंग पर लगाओ उसके अंदर ये। और वेट नहीं करना हो तो कॉल करके छोड़ दो उसको ये, और अपना जो एग्जीक्यूशन अपनी लाइन का हो रहा है वो हो रहा है। ये अभी मैं इस थ्रेड के अंदर, ये T1 थ्रेड के अंदर ये मैंने डेटाबेस से रिस्पॉन्स लेकर आया मैंने ये। तो डेटाबेस से रिस्पॉन्स, डेटाबेस एग्जीक्यूशन करने के बाद में रिस्पॉन्स आया और मुझे उसको मेल करवाना है। यदि मेरे पास में कोई रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया मान लो, मुझे मेल करवाना है। तो मुझे मेलिंग की फंक्शनैलिटी, मेल होने का मुझे वेट नहीं करना कि मेरा मेरा मेल जाएगा उसके आगे में मैं थ्रेड को जो मेरा एग्जीक्यूशन करके मैं रिस्पॉन्स करूंगा, मैं कर क्या करूंगा, जस्ट एक सिंक्रोनस कॉल करके छोड़ दूंगा मैं। अब वो मेल जाए या नहीं जाए, मैंने कॉल करके छोड़ दिया मैंने यहाँ से, तो वो असिंक्रोनस कॉल की कैटेगरी में आता है वो। तो जब हमारे पास में लाइन का जो एग्जीक्यूशन है कंटिन्यूसली हो, वो सिंक्रोनस कॉल में आता है। और बीच में क्या हो, कुछ एक्सटर्नल सिस्टम कॉल हो जाए तुम्हारे यहाँ पर, जहाँ पर तुमको वेट करना पड़ भी सकता है, तुम्हारे पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो मेरे पास में डेटाबेस है, ये जो मेरे पास में डेटाबेस जो है ये, तो ये एक्सटर्नल सिस्टम मेरा कॉल हुआ है यहाँ पर ये। तो एक्चुअली में जो हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं वो तो बीच में किससे किसके थ्रू कर रहे हैं, हम लोग डेटा सोर्स ऑब्जेक्ट के थ्रू कर रहे हैं यहाँ पर ये। लेकिन क्या है कि हमको यहाँ पर उस पे एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा उसके लिए। असिंक्रोनस कॉल तो गया है लेकिन हमारा सिस्टम वेटिंग पे है, क्योंकि डेटाबेस के डेटा पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमारी जरूरत है वहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं, तो हम उसको सिंक्रोनस बना के रख रहे हैं किसी ना किसी रीजन से ही, क्योंकि हम यहाँ कर कर रहे हैं, वेट एश्योर कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि मेलिंग जाए या मैसेजिंग जाए तो हम उसके लिए वेट करें, जाए तो जाए वो, हम उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं।
लेकिन यदि वो चीज को भी हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली जाए मैंडेटरी, तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसा एक्सटर्नल सिस्टम लेते हैं जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करने की। तो उस केस में हम यहाँ पर ले लेते हैं ऐसा सिस्टम जो है हमारे पास में है, वो है काफका सर्वर। अब हमने इसको यदि दे दिया कि भाई ये मेल करना ही करना है, तो काफका सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मेल करवा के ही यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएगा ही यहाँ पर। ये अब तुम्हारा जो कॉल है वो कंप्लीट हो जाएगा अभी, काफका होल्ड करके रखेगा रिक्वेस्ट को, डेटा को ये। और जब ये इसको 100% श्योरिटी के साथ में क्या करेगा, ये उसको ये मेल करेगा ही करेगा, और उसका नोटिफिकेशन भी तुमको देगा बाद में, जब भी ये सेंड कर देगा ये। तो तुमको उसको हैंडल करना तो कर लो। तो ये काफका के अंदर हमें जो है वो यहाँ पर पब्लिशर सब्सक्राइबर एक जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको यहाँ पर लर्न करना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है क्या है, बाद में देखेंगे। तो ऐसे सर्वर को क्या करते हैं हम लोग असिंक्रोनस कॉल के लिए जो वो यूज करते हैं, और माइक्रो सर्विसेज के केस में तो करते ही करते हैं, क्योंकि माइक्रो सर्विसेज में काफी सारे चीजों पे असिंक्रोनस कॉल ये हमारे पास में एक बड़ा एप्लीकेशन जो रहता है वो उसी तरीके से काम करता है। असिंक्रोनस कॉल मतलब कि मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट जा रही है और उसको मैनेज भी करना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए उबर, तो उबर के अंदर हमारा जो मैपिंग होती है, लोकेशन की जो ट्रेसिंग होती है कि इस समय में ये पर्टिकुलरली केप कहाँ पर है, ये सब काफका के थ्रू होती है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो बहुत सारे सिंक्रोनस असिंक्रोनस कॉल रहते हैं एप्लीकेशन के लेवल पे। तो ये कॉल की वजह से या हमारे लॉजिक की वजह से क्या होते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर इंटरप्ट जनरेट होते हैं। सिस्टम के अंदर हमारे लॉजिक के लेवल पे क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन के लेवल पे इंटरप्ट जनरेट होते हैं। तो जावा के टर्मिनोलॉजी में हम उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन तो आएगा ही आएगा, हम उससे बच नहीं सकते, एक्सेप्शन तो एनी हाउ कंडीशन आना ही है। तो उस एक्सेप्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर एक्सेप्शन की हैंडलिंग लगाना पड़ेगी, हर लेवल पे क्या करना पड़ेगा हमको उसकी हैंडलिंग लगाना पड़ेगी, ताकि हमको रीजन फाइंड आउट हो और हम उसको क्या कर सके वहां पर रीजन। यदि हमें फाइंड आउट रहेगा तो हम उसको फिक्स कर पाएंगे। और कुछ एक्सेप्शन तो ऐसे रहेंगे जो कि हमें खुद ही जो है वो हमारे लिए क्रिएट करते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन जो है ये हमें जावा ने दिए हुए हैं हमारे पास में, जो कि प्री डिफाइंड है। तो ये हमारे पास में जो ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन एक तरीका का क्या होता है, ये इंटरप्शन हो गया हमारे पास में। ये कि हमारे लॉजिक के अंदर क्या हो गया, हम लॉजिक के लेवल पे हमारे पास में क्या हो गया, इंटरप्शन आ गया, उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास में कौन सा मैकेनिज्म दिया हुआ जावा ने, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या बोलता है कि जो तुम्हारा रिस्की कोड जो है उसको क्या कहाँ पर रखो, ट्राई ब्लॉक में रखो। और उसको क्या करो यहाँ पर हैंडल करो, और जो भी एक्सेप्शन आएगा वो तुम्हारा केज ब्लॉक में तुम उसको क्या करोगे, उसके रीजन को लोगे यहाँ पर ये। तो ये होती है तुम्हारी एक्सेप्शन की हैंडलिंग। अब जो एक्सेप्शन होते हैं, तो एक होता है एरर और एक होता है तुम्हारा एक्सेप्शन। दो चीज होती है ये, एक होता है एरर मतलब जो इंटरप्शन आएंगे जो तुम्हारे पास में ये। तो वो इंटरप्शन दो तरीके से हो सकते हैं, वो तुम्हारा एरर हो सकता है या तुम्हारा वो एक्सेप्शन हो सकता है। तो हमारे हाथ में जो है वो है एक्सेप्शन, जो एज ए डेवलपर एज ए कोडर जो हमारे हाथ में है वो एक्सेप्शन है।
एक है हमारे पास में एरर, और ये हमारे पास में है ये एक्सेप्शन। तो एज ए डेवलपर हमारे पास में है एक्सेप्शन, जो कि हमारे क्या है बिजनेस लॉजिक पे डिपेंड कर रहे हैं, जो कि हम लोग कोड राइट कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में क्या है ये एक्सेप्शन। और जो हमारे हाथ में नहीं है वो है एरर। तो एरर जो है वो रिकवरेबल नहीं है, ये इनरिकवरेबल होती है ये। तो जो भी तुम्हारे मेमोरी रिलेटेड यदि कुछ इशू आ गई तो वो हमारे हाथ में नहीं है, कोडिंग के लेवल पे हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये जो रहेंगे वो तुम्हारे हार्डवेयर पे डिपेंड करेंगे, ये डिपेंड करेंगे तुम्हारे जेवीएम के अंदर तुमने कितना मेमोरी का साइज दे के रखा हुआ है यहाँ पर ये। तो इस केस में हमारे पास में जो आएगा वो बेसिकली जो इस केस में हमारे पास में आएगा एरर। तो एरर जो है वो हमारे हाथ में नहीं, एक्सेप्शन हमारे हाथ में ही है। तो एरर कौन कौन सी हमारे पास में होती है कभी ये स्टैक ओवरफ्लो और आउट ऑफ मेमोरी, इस तरीके की कुछ एरर आएगी। ये अभी हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, हमारे जेवीएम का प्रॉब्लम है, जेवीएम के अंदर का मेमोरी का प्रॉब्लम है कोडिंग के लेवल पे। इसको हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ये, इसको हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। बट ये जो क्रिएट होते हैं वो कोडिंग की वजह से ही होते हैं। कई बार हम लोग कोडिंग के अंदर ही कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारी मेमोरी फुल हो गई, जैसे कि ये आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्ट जो एरर जो है ये हमारी एन मेथड है, ये हमारी एम मेथड है ये। तो ये दोनों मेथड वो क्या करते हैं आपस में क्रिएट कर लेते हैं। तो एम मेथड जो है वो एन को कॉल कर रही है, और एन मेथड जो एम को कॉल कर रही है। अब इसको हमने क्या कर दिया है कि लूप में डाल दिया है, एक दूसरे को कॉल करती आ रही, कॉल करती आ रही, कॉल करती आ रही है। तो अब जेवीएम के लेवल पे कॉलिंग ही कॉलिंग 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 हो रही है यहाँ पर ये। तो ये कब तक कॉल करेंगे? तो एक समय ऐसा आएगा कि ये यहाँ से इसका एग्जीक्यूशन ही ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। ये हमारे हाथ में भी नहीं है ये, और ये एरर के उसमें आता है, इसके पीछे तुमको एरर मिलेगा। इसका हम हैंडल नहीं कर सकते इसको ये, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है ये। हम जो है हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं, एरर जो होता है वो हमारे एक तरीके से हार्डवेयर के लेवल पे या मेमोरी के लेवल पे हम उसको बोल सकते हैं यहाँ पर ये। तो दो चीजें हैं जहाँ पर तुम्हारा एप्लीकेशन ब्रेक करेगा, एक होगा एरर। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो एक्सेप्शन के लिए हमारे पास में क्या है, एक्सेप्शन का हैंडलिंग। तो ये एक्सेप्शन की हैंडलिंग ही है हमारे पास में, जो यहाँ नीचे जो है ये ट्राई कैच ब्लॉक में हम उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे यहाँ पर ये। तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये अब हमारे पास में आते हैं दो टाइप के एक्सेप्शन। एक होता है रन टाइम, और एक होता है कंपाइल टाइम। चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब है इंटरप्शन। इंटरप्शन तो सारे कोड में आना ही आना है। अब हमारे पास में जो उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए जो मैकेनिज्म है जावा में, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो जो टॉपिक जो होता है वो एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है, और उसके अंदर हमको ट्राई कैच फाइनली थ्रोज ये सब हमको कीवर्ड लर्न करने पड़ते हैं। तो
दो टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं हमें, वो एक होता है रन टाइम, एक होता है कंपाइल टाइम। तो रन टाइम एक्सेप्शन जो है वो रन टाइम पे मिलता है, जैसे कि अभी हमको आया एक्सेप्शन का पता कब चला हमको, रन टाइम पे पता चला ये। बट ये जेवीएम के अंदर कहीं ना कहीं पर इसकी कोडिंग है कि जब ऐसा होगा तब इसका ऑब्जेक्ट बनना चाहिए यहाँ पर ही, और वो हमको रन टाइम पे पता चलेगा यहाँ पर ही, तो वो होगा रन टाइम एक्सेप्शन कैटेगरी में। एक जो यदि हम कोड राइट कर रहे हैं और जब भी हमको पता चल जाए कि ये लाइन के कारण ये लाइन पे ये वाला इशू आ सकता है, तब उस केस में लेट से हम यहाँ पर कुछ ऐसा लॉजिक यहाँ पर राइट कर रहे हैं। नॉट अ फाइल, जावा का ही एक हम लोग थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, और हम यहाँ पर क्या करके रखते हैं, यहाँ पर ये थ्रेड का एक मेथड है स्लीप मेथड, इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। मेन थ्रेड को मुझे 5 सेकंड के लिए यहाँ पर क्या करना है, सस्पेंड मोड में डालना है ताकि रुक जाए ये, सो जाए 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर मुझे क्या करेगा, फोर्सफुली एक एक्सेप्शन को यहाँ पर हैंडल करने के लिए बोलेगा ये कि इसको हैंडल करो, ये मैंडेटरी तुमको हैंडल करना है यहाँ पर ये। तो मैं यहाँ तो उसको हैंडल करूंगा ट्राई कैच लगा के। तो ये भी क्या है, जेवीएम के अंदर पैकेज में दिया ही हुआ है इंटरप्शन एक्सेप्शन ये, बट यहाँ पर ये जो एक्सेप्शन ये वाला जो हमको दिया हुआ है ये भी लिंक पैकेज के अंदर ही आता है। ये लिंक पैकेज के अंदर जो भी आएगा जरूरी नहीं उसको इंपोर्ट करे, वो ऑटोमेटिकली कंसिडरेबल ही रहता है कि लिंक पैकेज इंपोर्ट ही है ये। तो यहाँ पर जो हमें ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन जो हमें हमें ये आया है जो लिंक पैकेज के अंदर दिया हुआ है, अब ये मुझे फोर्स कर रहा है ये कि इसको हैंडल करूँ। यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या हो सकता है तुम्हारा, एप्लीकेशन का फ्लो जो है वो ब्रेक हो सकता है। ये तो ये चेक्ड टाइप का एक्सेप्शन है जो कि तुमको कंपाइल टाइम पर ही बता रहा है ये तुमको फोर्स कर रहा है कि अभी से उसको हैंडल कर लो यहाँ पर ये। लेकिन ये तुमको फोर्स नहीं कर रहा है रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम तो तुमको रन टाइम में पता चलेगा सरप्राइजली ये। तो ऐसा जो ब्रेक होगा तुमको रन टाइम में पता चलेगा, बट ये तो तुमको क्या कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है ये। तो जो तुमको फोर्स करे तो ये होता है कि ये चेक एक्सेप्शन कैटेगरी में आता है कि जब तुम राइट करो जब भी उसको हैंडल करो यहाँ पर ये तुमको फोर्स आएगा एक वहां से ही। तो ये क्या होते हैं कि जो एक्सेप्शन जो है ये आते हैं चेक एक्सेप्शन की कैटेगरी में यहाँ पर ये। तो रन टाइम एक्सेप्शन हो या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन हो, अब रन टाइम एक्सेप्शन जो है तो ये हमको जो जावा ने दे के रखा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड, इसको हम लोग बोलते हैं प्री डिफाइंड एक्सेप्शन। और जो हम क्रिएट करेंगे हमारे एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, इसको हम लोग बोलते हैं यूजर डिफाइंड। तो प्री डिफाइंड रहेंगे और क्या रहेंगे तुम्हारे पास में, यूजर डिफाइंड रहेंगे। प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड, ऐसे क्या होगा हमारे पास में जो है ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो रहेंगे वो भी क्या रहेंगे तुम्हारे पास में, प्री डिफाइंड रहेंगे जैसे मैंने अभी बताया। तो आईओ एक्सेप्शन, इंटरप्ट एक्सेप्शन जो है ये, तो ये जो हमारे पास में प्री डिफाइंड है। और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड जो हम लोग खुद के क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर ये क्रिएट करते हैं, करना ही है इसी के लिए तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना कुछ ये। तो ये हमें यहाँ पर क्या है कि कुछ प्री डिफाइंड मिलेगा कुछ यूजर डिफाइंड मिलेगा यहाँ पर ये। तो जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन जो कि हमको यहाँ पर मिला वो अब ये फोर्स करते हैं यहाँ पर ये, तो ये फोर्स क्यों कर रहे हैं, रन टाइम एक्सेप्शन हमको फोर्स नहीं करते हैं। तो कभी हमारा कोई एक्सेप्शन लॉजिक के लेवल पे हो, यदि जहाँ पर लॉजिक बीच में आ रहा है तो वो लॉजिक हम राइट करते तो वो हमारे हाथ में है कि हम लोग प्रॉपरली लॉजिक राइट ऐसा करें कि प्रॉपरली उसके अंदर वैलिडेशन लगा हो, प्रॉपरली उसके अंदर
वो कुछ इशू आए नहीं, हमारे कोडिंग इस तरीके से होना चाहिए कि वो इशू आना नहीं चाहिए उसके अंदर, ये प्रॉपरली हमको कंडीशनिंग करा हो, इफ एल्स लगा हो उसके अंदर, ये यहाँ पर ये ऐसे 10 डिवाइडेड बाय 0, तो इसके पहले वेरीफाई करो कि ये तुम्हारा नंबर है कि नहीं, ये इक्वल टू 0 तो नहीं है, प्रॉपरली क्या करो, लॉजिक लगाओ उसके लिए यहाँ पर ये तो। जो लॉजिकल टाइप के एक्सेप्शन होते हैं वो रन टाइम की कैटेगरी में आते हैं ये, जहाँ पर हमारा लॉजिक पे इफेक्ट कर रहा है। लेकिन यदि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कुछ एक्सटर्नल सिस्टम को कॉल करे, या कुछ एक्सटर्नली हमारे पास हमें जो डिवाइस है उस पर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि ये जो है ये सेट डॉट स्लिप मेथड, ये थोड़ा हार्डवेयर पे डिपेंड करती है हमारी, ये हमारे ओएस पे डिपेंड करती है इंटरनली ये, क्योंकि जो स्लिप मेथड लगाएगा है तो ये ओएस के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यहाँ पर ये क्या करेगा कि इंटरप्ट जनरेट करेगा, यहाँ पर ये हार्डवेयर के लेवल पे इंटरप्ट जनरेट करेगा यहाँ पर ये। तो हमारे पास में क्या है, जैसे कि ये टास्क मैनेजर है यहाँ पर ये, तो कई बार देखोगे कि टास्क मैनेजर, ये विंडो का टास्क का मैंने यार, इसके इसी के अंदर कहीं पर हमारा एक जेवीएम रन हो रहा है यहाँ पर ये, बट और भी हमारे पास में क्या हो रहा है, प्रोसेसेस जो है साथ में क्या हो रही है, साइड में रन हो रही है यहाँ पर ये। तो मेरे उसमें काफी सारी प्रोसेस रन हो रही है, उतना उनने मेमोरी लेके रखा हुआ था, सीपीयू लेके रखा हुआ है ये। तो ये स्लीप मेथड जो है वो तुम्हारा इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगी। तो कई बार क्या होता है कि हमारा सिस्टम हैंग होता है तो हमें क्या एक इंटरप्शन का एरर मैसेज दिखता है विंडोज के लेवल पे ही, क्योंकि वो ये बता रहा है कि तुम्हारा जो सीपीयू है वो अभी हाईली यूसेज हो रहा है, 100% यूसेज हो रहा है। जब उसको रिसोर्स फ्री मिलेगा, वो जब वो तुम्हारा सिस्टम को एग्जीक्यूट करेगा और नहीं कर पाएगा तो फिर रिस्टार्ट ही करना पड़ता है, काफ़ी सारी प्रोसेस को हमें किल करना पड़ता है यहाँ से ही। तो यहाँ पर क्या है कि ये हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, या हम जो जेडीबीसी की बात कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, एक्सटर्नल डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो जहां पर भी कुछ लॉजिक के अलावा हमारा काम हो रहा होगा, जिसमें कोई थर्ड पार्टी कॉल है, वो डेटाबेस भी हो सकता है, हमारा हार्डवेयर के लेवल पे भी हो सकता है, वेब सर्विसेज कॉल भी हो सकता है, उस समय जो एक्सेप्शन रहेंगे वो हमें चेक्ड एक्सेप्शन को प्रमोट करना है उस समय ही। कुछ ऐसी चीजें कॉल कर रहे हैं हम हमारे एप्लीकेशन में या राइट कर रहे हैं जो कि एक्सटर्नल थिंग्स पे डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए हमें फोर्सफुली हैंडलिंग करना ही करना पड़ती है, हमारे लिए एक फोर्स रहता है ये कि। तो ऐसे एक्सेप्शन को हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन की कैटेगरी में मानते हैं ये, जहाँ पर लोग हमारे एप्लीकेशन के लॉजिक को छोड़ के किसी और सिस्टम को कॉल कर रहे हैं, वो हार्डवेयर हो सकता है, थर्ड पार्टी कॉल हो सकता है, वेब सर्विसेज के केस में हम लोग थर्ड पार्टी कॉल करते हैं, या अलग एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है। एक्सटर्नल सिस्टम होने का मतलब है कि ये यहाँ पर हम लोग सर्विस के लेयर पे अलग अलग सिस्टम को कॉल करवा रहे हैं यहाँ पर ये। तो एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, अलग अलग जो है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन में डेवलप्ड होता है, जिसमें हमको काफी फैसिलिटी डालना है, एक्सटर्नल सिस्टम भी कॉल करना है, ये सब एक्सटर्नल सिस्टम है ये। ये रियल टाइम एप्लीकेशन की क्लास है ये, तो ऐसी यहाँ पर बातें होगी, कुछ चीज हो सकता है समझ में नहीं आए, बट समझना पड़ेगा ये, धीरे धीरे करके आदत में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक्सटर्नल सिस्टम तुम्हारे कॉल हो रहे हैं यहाँ पर, ये अब ये तुम जो कोडिंग कर रहे हो यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन ये जो अलग अलग सिस्टम जो है ये, इसको भी तो बीच बीच में कॉल कर रहे हो यहाँ पर ये। तो तुमको कितना कॉल करना है, कितना रोकना है, क्या करना है यहाँ पर ये, तो ये इसके लिए हमको कोडिंग के लेवल पे भी क्या करना पड़ेगा, इंटरप्शन जनरेट हो सकते हैं किसी ना किसी रीजन से, तुम्हारा कनेक्शन नहीं बने, तुम्हारा यहाँ पर रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आया, रिस्पॉन्स का फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, रिक्वेस्ट का फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है। और ये भी क्या होते हैं, नेटवर्क पे ही कॉल होते हैं ये कोई अलग से नहीं आएंगे, ये एचटीटीपी पे भी कॉल होने वाले हैं ये एचटीटीपी के अंदर ही तुम्हारा एसएमटीपी कॉल होने वाला जो प्रोटोकॉल है ओ ओ ओएसआई मॉडल के 7th लेयर पे। एसएमटीपी, यूडीपी, इस तरीके से टीसीपी आईपी जो हमारे पास में जो कॉल होते हैं, और ये भी नेटवर्क पे ही कॉल होगा, तो एंड यूजर से कॉल होगा हमारे पास में। यहाँ भी क्या है, एचटीटीपी का प्रोटोकॉल ही है, बट डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर जो तुम्हारा रिस्पॉन्स जाएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए
तुम्हारे लिए वो क्या करेगा, वो व्यू वहां पर जो होगा शो करेगा, वहां पर टेक्स्ट फॉर्मेट में जाएगा HTTP में, लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो मेलिंग के फॉर्मेट में जाएगा, या फिर अलग अलग सर्वर के लिए अलग अलग फॉर्मेट में जाएगा। इसके लिए हमारे पास में अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल है, फाइल के लिए FTP प्रोटोकॉल है। मैं ये इसके लिए हमारे पास में पुश एंड पॉप ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं ये, जो कि मेलिंग के लेवल पे काम करते हैं ये। तो काम तो तुम्हारा क्या होगा, नेटवर्क का भी होगा, डेटाबेस भी रहेगा। तो डेटाबेस रियल टाइम एप्लीकेशन में तुम्हारे सिस्टम पे नहीं होता है, उसके लिए भी क्या होता है, डिफरेंट मशीन पे इसको इंस्टॉलेशन करना पड़ता है डेटाबेस को भी। तो उसके लिए भी क्या है, यहाँ पर एक अलग से नेटवर्क पे क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा डेटाबेस कॉल होगा यहाँ से। तो बहुत सारे जो हमारे सिस्टम से क्या होंगे, अलग अलग सिस्टम को कॉल होंगे ये। तो वो हम लोग उसको बोल देंगे एक्सटर्नल सिस्टम जो हमारे कॉल हो रहे हैं। तो वो बिजनेस लॉजिक के लेवल पे हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो इसी के लिए हमें क्या करना है कि उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो है वो चेक्ड एक्सेप्शन को प्रमोट करना चाहिए। कर कोई सा भी सकते हो, लेकिन चेक्ड को करना चाहिए उस समय, चेक्ड एक्सेप्शन। जब हमारे क्या है कि कुछ एक्सटर्नल कॉल हो रहे हैं, एक्सटर्नल कॉल लाइक वो DB से रिलेटेड होंगे, तो तुम्हें हमेशा डेटाबेस के लेवल पे SQL एक्सेप्शन मिलेगा JDBC पे हमेशा। जो कि क्या होगा कि वो क्या करता है कि चेक्ड एक्सेप्शन रहेगा वो SQL एक्सेप्शन, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जावा के अंदर थर्ड पार्टी डेटाबेस कॉल कर रहे हैं, डेटाबेस उनके अलग जगह पे प्लेस है ये। तो वहाँ पर हमेशा हमें चेक्ड एक्सेप्शन मिलेगा यहाँ पर ये। तो लाइक हमारे पास में ये डेटाबेस कॉल होगा, या क्या होगा, थर्ड पार्टी सर्विस कॉल हो गई, या कुछ दूसरे दूसरे हमारे पास में मशीनें कॉल हो गई है। और जो हमारे पास में अनचेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन है, वो हमारे क्या, जो बिजनेस लॉजिक से, हमारे लॉजिक से रिलेटेड जो भी थिंग्स हो गई। तो उस केस में हम क्या करेंगे, चेक्ड एक्सेप्शन को प्रोमोट करेंगे यहाँ पर ये। अब ये यूजर डिफाइंड भी हो सकती है, प्री डिफाइंड भी हो सकती है। तो एप्लीकेशन के लेवल पे हमें क्या करना है, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन जो है वो बनाना, सॉरी, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो है वो बनाना पड़ेगी एज पर अवर बिजनेस यूज केस, एज पर अवर प्लानिंग, जो भी हमें यहाँ से लग जाए ये। तो एक्सेप्शन प्रोजेक्ट के लेवल पे हमें काफ़ी अच्छा एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म राइट करना पड़ता है ये। तो यहाँ पर हमने क्या करके रखा है अभी, ये जो एक्सेप्शन करके, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो करके रखा हुआ है, ये तो जस्ट ऐसे ही कर लिया यहाँ पर ये, लेकिन हमको उसको प्रॉपरली करना पड़ता है ये। तो हम क्या करते हैं, खुद का कस्टम एक्सेप्शन बनाते हैं हम लोग ये। तो कैसे हम खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, कैसे हम लोग इस हमारा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये, हैव यू रिटन योर ऑन कस्टम एक्सेप्शन, या कौन से एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन को कैसे क्रिएट करते हैं ये। यहाँ पर ये तुम बोलोगे नो या न यूज नहीं किया तो अलग ही समझ में आ जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट के लेवल पे बहुत सारे कस्टम एक्सेप्शन होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि देखते हैं कि एक्सेप्शन कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं ये। मैं फास्ट फॉरवर्ड ये बता रहा हूँ ये, नहीं तो एक्सेप्शन के लिए कोड जावा में काफी सेशन लगते हैं, इसके लिए भी हम लोग उसको डेप्थ में आते हैं तो ये। बट हमें प्रोजेक्ट के लेवल पे कैसे यूज करना है ये। तो ये हमारे पास में क्या है, ये कस्टम एक्सेप्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल जावा का क्लास ही है। बट वो नॉर्मल जावा क्लास नहीं होते, वो एक एक्सेप्शनल क्लास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यदि हमने उसके ऊपर एक्सटेंड कर दिया है ये, या तो रन टाइम एक्सेप्शन कर दो। तो ये तुम्हारा अब नॉर्मल जावा क्लास का हो जाएगा ये, इंटरप्शन का एक क्लास बन जाएगा, जो कि इंटरप्ट जनरेट कर सकता है किसी कंडीशन पे, किसी कंडीशन पे क्या कर सकता है, इंटरप्ट जनरेट कर सकता है यहाँ पर ये। तो हम क्या करेंगे कि उसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि इसको बना लेते हैं यहाँ पर। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
और इसके अंदर हमको एक यहाँ पर एक मैसेज राइट करना पड़ेगा। इसके अंदर जो कि हमारा यूजर डिफाइंड जो रहेगा वो मैसेज रहेगा, क्या हम लोग मैसेज पास करना चाहते हैं यहाँ पर ये स्ट्रिंग मैसेज। तो ये जो मैसेज है ये हम पास करेंगे इस रन टाइम एक्सेप्शन को जो हमारे पास में ये, तो कैसे पास करेंगे, तो ये क्या इसके पेरेंट में ये इसके चाइल्ड में ये, तो इस केस में हम यूज करते हैं सुपर का। तो सुपर जो हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करेगा, उसके पेरेंट कोई मैसेज को पास करेगा, और सुपर के पास में भी ये वाला जो है वो ऑलरेडी ये रन टाइम क्लास के अंदर भी जो है ये इसका कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ये। अब ये इसके सुपर को पास कर रहा है, वो एक्सेप्शन को पास कर रहा है इसके सुपर में ये। वो एक्सेप्शन की अपनी एक हायरार्की होती है, ये जस्ट हमें तो क्या करना है कि हमारा मैसेज जो है पास करना है, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा जो है ये एक हमारे लिए एक्सेप्शन जो है ये रेडी हो गया है ये। अब मुझे ये इस एक्सेप्शन को मुझे कब क्रिएट करवाना है या कब मुझे उसको रेस करवाना है ये डिपेंड करता है। ये अभी मैं क्या करता हूँ कि एक हम क्या कर रहे हैं कि एक हमारा एक ये एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये एक मेथड ले रहे हैं यहाँ पर ये। अब इस पर्टिकुलरली मेथड के अंदर मेरे पास में लेट से एक लॉजिक है। यहाँ पर कुछ पास कर दो स्ट्रिंग एस, एक कंडीशन डाल देते हैं हम लोग, यदि एस हमारे पास में नल आ रहा है यहाँ पर ये, तो मेरे पास में क्या हो जाए इंटरप्ट जनरेट हो जाए मेरे पास में। तो मुझे जब भी क्या करना हो कुछ इंटरप्ट जनरेट करवाना हो, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं थ्रो कीवर्ड का एक्सेप्शन को रेस करवाने के लिए, इंटरप्ट को जनरेट करवाने के लिए। तो प्री डिफाइंड है तो पहले से ही है, और यूजर डिफाइंड है तो हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग ये पहले वाले एग्जाम्पल पे देख रहे हैं तो यहाँ पर एक्सेप्शन इसलिए आ रहे हैं कि उसके अंदर पहले से कहीं ना कहीं पर डले हुए हैं ये जो कोर जावा के अंदर जो पहले से प्री डिफाइंड क्लास है उसमें डले हुए हैं। बट जब हम खुद हमारा इंटरप्शन बनाएंगे, हमारा एक्सेप्शन बनाएंगे, तो हमें किसी न किसी जगह पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमको रेस करना पड़ेगा ये। तो ये मेरा बिजनेस लॉजिक है जहाँ पर मैं इस इंटरप्शन को मैं करना चाहता हूँ, मैं रेस करना चाहता हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरा कीवर्ड आएगा थ्रो। और यहाँ पर मैं उसका बनाऊंगा ऑब्जेक्ट किसका, इस कस्टम एक्सेप्शन का। इस कस्टम एक्सेप्शन का हम क्या बनाएंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो है वो प्लेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमारा यूजर फ्रेंडली मैसेज है जो कि हमारा यहाँ लिख देंगे कि प्लीज पास वैल्यू समथिंग। तो तुम्हारे बिजनेस लॉजिक को इम्प्रूव करने के लिए ही ये जो होते हैं एक्सेप्शन हमको बनाने पड़ते हैं, ताकि वहां पर इंटरप्ट इंटरप्ट जनरेट हो ये। तो यहाँ पर क्या है कि यदि किसी ने नल पास किया तब यहाँ पर ये जो है ये पर्टिकुलरली मेथड है हमारी इंटरप्ट जनरेट कर देगी। और यदि हमारे पास में नल पास नहीं किया तो हमारे पास में क्या है कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं जो वैल्यू है उसको हम लोग रिटर्न करवा लेते हैं यहाँ पर ये। रिटर्न की जरूरत नहीं है, मैसेज ही राइट कर लो यहाँ पर कोई सा जो इनपुट आया वो हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। यदि वो नल रहा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। तो इसी से ही कॉल करवा लेते हैं, यहीं पर ही डाल देते हैं यहाँ पर ही पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन।
तो अब यहाँ पर क्या है कि मेरे पास में इधर चीज राइट गई यहाँ से, ये तो मेरे पास में यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ और ये मेरे पास में आउटपुट आया। बट यदि मेरे पास में यहाँ से मैंने पास किया वैल्यू नल, तो मुझे क्या होगा यहाँ पर, मेरे लिए एक इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, और बाद की लाइन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन का क्रिएटर भी मैं ही हूँ और रोक भी मैं ही रहा हूँ यहाँ पर। ये क्रिएट ही मैंने ही किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, एक मैसेज डाल के रखा हुआ है मैंने यहाँ पर ये। तो ये जो मैसेज है वो इस तरीके से है, एक इंटरप्शन को जनरेट किया है जिससे मेरा आगे वाली लाइन का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है मेरे पास में ये। तो ये लॉजिक के लेवल में मैंने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये इंटरप्शन को मैंने जनरेट करके रखा हुआ है मैंने यहाँ पर एक ये लॉजिक के लेवल पे ये। तो ये मैं यहाँ पर उसका यूजर हूँ एम, और ये मेरा लॉजिक के लेवल पर है ये मेरा ये। जब भी ये आएगा, जब मुझे पता चलेगा, तो इसके लिए बेटर क्या है कि जब भी हम क्या करें, यहाँ पर इस तरीके की एक्सेप्शन को तुमको अवॉइड करना है, तो तुम्हारा बिजनेस लॉजिक जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए यहाँ पर ये। अब मान लो कि ये यहाँ पर जो वैल्यू जो है वो कहीं और से आ रही है, तो पहले उसको चेक करो यहाँ पर। जैसे कि ये स्ट्रिंग जो है ये वाला स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, यहाँ से जो ये वैल्यू जो है वो कहीं से आ रही है यहाँ पर ये। अभी मैंने हार्ड कोडेड डाल दी, बट ये मान के चलो ये कहीं से आ रही है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पहले हम उसको वेरीफाई करें यदि हमें एक्सेप्शन को अवॉइड करना है तो। नेम नॉट इज इक्वल टू नल डालें यहाँ पर ये, यदि हमको एक्सेप्शन को क्या करना है, अवॉइड करना है। यदि नॉट नल रहेगा तभी हम लोग उसको कॉल करेंगे। तो ये हमें प्रॉपरली क्या करना है, चेकिंग करना है कोई भी डेटा पास करने के पहले। इसलिए रहता है कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को अवॉइड करने के लिए हमको यहाँ पर करना पड़ता है, यहाँ पर ये नॉट नल ये कंडीशन डालो। जावा 8 ने फीचर देकर रखा हुआ है ऑप्शनल क्लास का, इसीलिए दिया कि हम लोग नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो ये फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, इस टाइप के जो कॉमन रन टाइम एक्सेप्शन जो रहते हैं ये लॉजिक लॉजिक के लेवल पे ये। तो उसके लिए प्रॉपरली क्या करो, यहाँ पर कंडीशनिंग राइट करो यहाँ पर ये। तो कभी किसी रीजन से यहाँ पर नाम आ गया तो ठीक, कभी किसी रीजन से नाम नहीं आ पाया, न लाया, हमारा बैकएंड सिस्टम ब्रेक कर गया, तो एटलीस्ट हमारी जो ये कंडीशन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हमें ये इस तरीके के एक्सेप्शन आएंगे ही नहीं। और यदि हम लोग प्रॉपरली यदि कोड राइट नहीं करते हैं और रन टाइम एक्सेप्शन हमारे पास में जनरेट हो गया है ये, तो इस तरीके से हमको क्या मिलेगा यहाँ पर ये यहाँ पर वैल्यू मिलेगा। जब हमको बाद में इशू पता चलेगा, बग पता चलेगा, तो उसके बाद में हम लोगों को क्या डालना पड़ेगी, कंडीशन डालना पड़ेगी उसको फिक्स करने के लिए कि क्योंकि ये रन टाइम एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर तुमको कोई फोर्स नहीं आ रहा है उसको हैंडल करने के लिए। जो तुमको करना है तुम्हारे लॉजिक के लेवल पे करना है, लॉजिक इंप्रूवमेंट करना है। रन टाइम एक्सेप्शन जो रहेंगे तुम्हारे लॉजिक के लेवल पे ही आएंगे तुमको ही। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली लॉजिक हमारे लिए सही होना चाहिए यदि हमको उसको अवॉइड करना है तो ये। अब यदि मेरा ये जो एक्सेप्शन है वो मेरा रन टाइम नहीं होता, ये मेरा होता कंपाइल टाइम, तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन बनाने के लिए तुमको रन टाइम से एक्सटेंड नहीं करवाना है क्लास, डायरेक्टली एक्सेप्शन से करवाना है। डायरेक्टली किससे करवाना है, एक्सेप्शन से करवाना है यहाँ पर ये। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जब भी मैं क्या करूंगा, किसी रीजन से मेरे एक्सेप्शन को मैं यदि जब मैं डिफाइन करूंगा, मैं किसी भी रीजन से ये जब मैं इसको थ्रो करवाऊंगा, तो ये यहाँ पर एक और कीवर्ड मेरे पास में रोल में आएगा जिसका नाम है थ्रोस। अब थ्रोस कीवर्ड जो है तुमको तुम्हें दो जगह पे देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा वाइल डेफिनेशन एंड वाइल यूजिंग। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ मैं कि इस रीजन से मेरे पास में ये इंटरप्ट आए, और इसका टाइप है चेक द टाइप का, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन को मैंने करके रखा हुआ है। तो मैं चेक द एक्सेप्शन जब प्रोमोट करता हूँ, जब मैं कुछ एक्सटर्नल सिस्टम कॉल कर रहा हूँ, मैं बिजनेस लॉजिक नहीं, एक्सटर्नल चीजें कॉल कर रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन से ये। तो ये
जब भी मैं ऐसे कोड करूंगा तब मैं इन एक्सेप्शन को वहां पर क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा मैं ये। तो इस केस में मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक थ्रोस जो है ये हमको यहाँ पर ये डालना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो क्या होता है कि जब एक्सटर्नल सिस्टम कॉल करते हैं हम लोग, ये मान लो कोई फाइल को रीड कर रहे हो जो कि हमारे हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, तो उस समय वो फाइल वहां पर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। तो हमारे पास में क्या है कि हमें जो ये थ्रोज रहते हैं वो एक तरह के क्वेश्चन की तरह होते हैं। जैसे कि हम लोग किसी बस में ट्रेवल कर रहे हो तो हमें एक एक मिलेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बस के बाहर हाथ नहीं निकालें, या कहीं पर जा रहे हैं तो हमें क्वेश्चन मैसेज रहता है, उसके लिए पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहां पर एक ऐसा मैसेज रहता है कि इसी से सावधान रहेगी। तो एक तरीके का अवेयरनेस है एक तरीके से ये। तो जब भी ऐसी मेथड को हम लोग क्या करते हैं कि अब उसके अंदर कस्टम मैसेज जो है हमारे वो चेक द टाइप के होते हैं, तो हम ये बताते हैं कि जब भी कोई भी इसको यूज करेगा तो उसको उसके पास में फोर्सफुली हैंडलिंग मैकेनिज्म होना ही चाहिए उसका ये। तो यदि यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलरली जो ये लॉजिक को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ये एम मेथड को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पर, तो हमें एक फोर्स आएगा ये कि इसको हैंडल करो, इसको हैंडल करो यहाँ पर ये। बिकॉज इसके ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो एक्सेप्शन है वो चेक द टाइप का, ये कंपाइलर ही हमको क्या करेगा, ये फोर्स करेगा उसको करने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या होगा कि एक फोर्स आएगा ये कि इसको यहाँ पर क्या करो, हैंडल करो यहाँ पर। क्योंकि इसके अंदर जो एक्सेप्शन, ये वाले एक्सेप्शन आने की संभावना है ये, और ये उस रीजन से आ सकता है, तो तुम उसके लिए पहले से रेडी रहो यहाँ पर ये करके। तुमको फोर्स कर रहा है यहाँ पर ये, जब हमको फोर्स करना रहेगा उस केस में हम लोग चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। तो चेक्ड एक्सेप्शन जो है वो तुमको या तो फोर्स करना पड़ेगा, और यदि तुम उसको फोर्स नहीं करना चाहते हो, यदि तुम उसको हैंडल नहीं करना चाहते हो तो फिर थ्रोस कर दो उसको अगेन। वो थ्रोस कीवर्ड मैंने बोला दो जगह पे आएगा, जब तुम डेफिनेशन दे रहे हो तो डेफिनेशन में यदि तुमने यहाँ पर कुछ चेक एक्सेप्शन एक्सेप्शन डाल दिया तो डेफिनेशन में वो उसको यहाँ पर तुमको राइट करना ही पड़ता है उसको। एक होता है वाइल यूजिंग, जब हम उसका यूज कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं तो यूज करते समय वो हमको बोलेगा कि इसको हैंडल करो या तो उसको थ्रोस कर दो। इसको तुमने यदि यहाँ पर थ्रोस कर दिया तो ये जाएगा से कॉलर के पास में जिसने इसको कॉल किया हुआ है, ये उसके पास में फाइंड आउट करेगा उसको, ये उसका उसके पास में ट्राई कैच लगा या नहीं लगा है, जिसने इसको कॉल किया है तो उसके पास में भी नहीं लगा हुआ है। तो लास्ट में किसके पास में चले जाता है, फिर वो जेवीएम के पास में। फिर जिसका यहाँ पर कोई नहीं रहेगा उसका फिर रहेगा लास्ट में जेवीएम। फिर जेवीएम हमें नीचे एरर मैसेज दे देगा जेवीएम अपने लेवल पे, और वहां से एप्लीकेशन तुम्हारा एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा, केज ब्लॉक रहेगा। तो उसके नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होगी, उसके केज ब्लॉक नहीं रहेगा। जेवीएम के पास में गया तो वहां से तुम्हारा एग्जीक्यूशन है वो टर्मिनेट हो गया, उसके आगे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है ये। तो यहाँ पर यदि हमें चेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करना है, ऐसे एक्सेप्शन जो ऐसे इंटरप्शन हम हमारे एप्लीकेशन पे लेना चाहते हैं कि जो हमारे लिए कुछ थर्ड पार्टी चीजें कॉल कर रहे हो, उस केस में हमें चेक डिक्शेशन क्रिएट करना है। अभी हमारे पे डिपेंड करना करता है कि कब हमको क्या करना है, कब चेक्ड करना है कब अनचेक्ड करना है। बट जो बना हुआ जो उसका पर्पस है वो यही है कि चेक्ड एक्सेप्शन जो तुम्हारे हैं वो एक्सटर्नल सिस्टम कॉल करने के समय यूज करो, और जो अनचेक्ड है रन टाइम है उसको लॉजिक के लेवल पे यूज करो, ये बेटर प्रैक्टिस होती है ये। तो ये मैंने क्या करा यहाँ पर कस्टम एक्सेप्शन यहाँ पर मैंने क्रिएट किए। अब तुमको चेक्ड करना हो तो उसको यहाँ पर एक्सेप्शन से करो, और अनचेक्ड करना हो तो रन टाइम पे करो उसको, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है ये, और ये रियल टाइम यूज केस के हिसाब से मैं उसको यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के लेवल पे हमारे पास में क्या है, ये लेयर से हमारे पास में ही है। तो यहाँ पर जो हमारी ये सर्विस लेयर जो है ये, तो सर्विस लेयर के लेवल पे हमारे पास में क्या है, कुछ ऐसे एरिया जो है यहाँ पर हमको एज ए इंटरप्शन जनरेट करना चाहिए हमको यहाँ पर। कुछ ऐसे एरिया है ताकि जो उसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर,
जो भी क्या कर रहे हैं उसको कॉल कर रहे हैं पर्टिकुलरली हमारा प्रेजेंटेशन लेयर से। तो वो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या रहे, यहाँ पर उसके ट्राई केज ब्लॉक रहे, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर एक सेक्शन में नहीं डाल देना है। जिसका जो केज ब्लॉक रहता है प्रॉपरली उसी में डालना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये है, जितने भी एक्सेप्शन है उसको हैंडल करना पड़ता है। वही बेस्ट प्रैक्टिस है जिससे कि हम लोग एक यूजर के लेवल पर एक प्रॉपर हम लोग मैसेज को सेंड कर सके। अब यहाँ पर यूजर के लेवल पे हम लोग जस्ट यही मैसेज सेंड कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, अब वो प्रॉब्लम हमारा जो है वो जरूरी नहीं है कि वो आया ही आया है, ये कुछ दूसरे रीजन से भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हमारे लिए एक कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। और वो एक्सेप्शन हमारा हम कब रेस करवाएंगे? वो एक्सेप्शन हम जब रेस करवाएंगे जब हमारे पास में यहाँ पर लेट से ये हमारे पास में डिलीट की हमारे पास में फंक्शनैलिटी है ये, या ये वाली फंक्शनैलिटी है। तो इस केस में क्या है कि हम यहाँ पर क्या है कि एक इंटरप्शन को यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर ये जनरेट करवाएंगे यहाँ पर ये। तो ये तो मैंने क्या कर लिया, प्रीडिफाइन यूज कर लिया था अभी। ये यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इस पर एप्लीकेशन हमारे लिए क्या करते हैं, प्रॉपरली एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं ये, ताकि हमको एक्सेप्शन के नाम से समझ में आए कि उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर हम खुद का कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, तो एक पैकेज बनाते हैं, क्लास बनाते हैं यहाँ पर ये। तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट के लेवल पे भी काफी सारे क्या मिलेंगे, एक्सेप्शन के क्लास देखने को मिलेंगे ये। तो हम यहाँ पर बनाते हैं ट्रेवल प्लान आईडी नॉट फाउंड, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्लास की एक्सेप्शन की है। तो मैंडेटरी है कि एक्सेप्शन राइट करो उसके अंदर ही। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर है कि एक्सेप्शन हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है यहाँ पर ये। तो ये हमारा कौन सा टाइप का रहेगा, हम लॉजिक के लेवल पे बनाना चाहते हैं हम अभी, वो एक्सेप्शन को जनरेट करना चाहते हैं लॉजिक के लेवल पे। तो ये तो अभी नॉर्मल जावा क्लास ही है ये जब तक के कोई एक्सेप्शन नहीं होगी, जब तक हमने यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर ये एक्सेप्शन नहीं क्रिएट कर दें हम ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि रन टाइम एक्सेप्शन जो है उसको यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर ये क्रिएट करना चाहते हैं ये। तो हम हमारा क्या होगा ये, और रन टाइम भी ये एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट होगा ये। और इसके अलावा हम एक और क्लास क्रिएट कर रहे हैं कांस्टेंट। को हम लोग एप्लीकेशन कांस्टेंट क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पर एक ये। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कांस्टेंट्स को रखेंगे हम हमारे यहाँ पर ये, लॉजिक के लेवल पे नहीं रखना है, सबको हमको सेपरेट आउट करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये हमने क्या करा कि एक्सेप्शन जो है इसको यहाँ पर ये रेस कर लिया, तो ट्रेवल प्लान आईडी नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अब हमको यहाँ पर क्या है कि एक जरूरत यहाँ पर ये पड़ रही है। तो ये परसिस्टेंस लेयर के लेवल पे तो कुछ है नहीं हमारे पास में, अभी हम लोग स्प्रिंग का डेटा जेपी यूज कर रहे हैं।
अब जो है हमारे पास में सर्विस के लेवल पर है ये। तो सर्विस के लेवल पे यहाँ पर जो हमें यहाँ पर जो एपीआई कॉल करेंगे गेट प्लान आईडी का ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अपने एक्सेप्शन को जो है वो थ्रो करवाएंगे। और ये मेरे पास में क्या है, प्लान आईडी इज नॉट फाउंड, ये मेरा क्या है, ये इसका ये मैसेज है ये। तो ये मैसेज को मुझे क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है मुझे ये। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारा एप्लीकेशन के रिलेटेड एक मैसेज है। तो इस तरीके से हमको राइट नहीं करना है, हमको क्या करना है कि हमारा जो एप्लीकेशन कांस्टेंट क्लास है उसके अंदर ये मैसेज को डालो, प्लान आईडी इज नॉट फाउंड। और यहाँ पर लिखो एक वेरिएबल पब्लिक एंड इट शुड बी स्टैटिक, क्योंकि ये अनचेंजेबल वैल्यू रहेगा, फिक्स्ड वैल्यू रहेगा, एक ही बार मेमोरी एलोकेट होना चाहिए इसके लिए। स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग। और इसका नाम यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखना है। तो जो भी चीजें फिक्स रहती है जावा के अंदर, नॉट चेंजेबल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल, उसके लिए कोडिंग स्टैंडर्ड ये बोलते हैं कि उसको पूरा के पूरा कैपिटल लेटर में राइट करो, प्लान आईडी नॉट फाउंड। तो एप्लीकेशन कांस्टेंट में जाना है। और ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर प्रॉपरली एक मैसेज दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड कोडेड राइट करना है, कोडिंग स्टैंडर्ड हमको क्या करना है यहाँ पर ये फॉलो करना है हमें यहाँ पर ये। तो ये हम हमारे पास में क्या हुआ है कि ये प्रॉपर क्या होगा, ये मैसेज यहाँ पर ये हो गया है यहाँ पर ये। अभी मैं इसको भी उठा के यहाँ पर भी नहीं राइट करूंगा, मैं एक प्रॉपर्टी फाइल में लेकर आ जाऊंगा मैं ये। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एप्लीकेशन कांस्टेंट एक क्लास लेके हमें क्या करना है कि कोडिंग स्टैंडर्ड हमारे इम्प्रूव करना है, और हमें यहाँ पर कस्टम मैसेज यहाँ पर डालना है। अब ये शो ट्रेवल प्लान बाय आईडी जहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो ये मेरा अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो ये यूजर को फोर्स नहीं कर रहा है ये कि इसको वो वहाँ पर जो है वो उसको हैंडल करना ही है। अब इसको कौन कॉल करेगा, हमारा कंट्रोलर के लेवल पे कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई फोर्स नहीं आया किसी भी तरीके का। तो ये हमारे पास में ये एक्सेप्शन है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि जो ये वाला जो एक्सेप्शन जो है, ये वाला जो जो हमारे पास में जो ये रीजन है ये आने का ये, तो वो एक्चुअली में वो ये नहीं बोल रहा है कि सर्वर पे मेरा कुछ ब्रेक हुआ है। ये एक्चुअली में सर्वर का प्रॉब्लम का नहीं है, जो यहाँ पर हम लोग उसको हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो हमारे पास में कुछ नहीं आ गया तो हम लोग उसको 500 बता रहे हैं हम क्लाइंट को ये कि ये हमारे पास में ये जो है सर्वर पे कुछ इशू हो गया, लेकिन एक्चुअली में सर्वर पे कुछ इशू नहीं हुआ, उसको प्लान आईडी नहीं मिला है वो वाला, वो हमारे पास में एग्जिस्ट नहीं करता है ये। तो हमें क्या है कि इसको प्रॉपरली उसको इसके लिए हमको प्रॉपरली मैसेज सेंड करना है हमको ये। तो हम क्या करते हैं कि हमने उसके लिए जो एक्सेप्शन बना के रखा हुआ है हम उसको यहाँ पर कैच करवाते हैं। हम क्या करते हैं कि उसको प्रॉपर यहाँ पर कैच करवाते हैं यहाँ पर ये। और जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये रिटर्न करवाएंगे यहाँ पर ये। तो अब ये हमारी कंडीशन के बेस पे ये हमारे पास में ये वाला जो आएगा, जो ये वाला मैसेज आएगा ये। तो ये हमने ऐड किया यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो हमारा जो मैसेज रहेगा, ये हम लोग ये वाला मैसेज सेंड करेंगे। और अब हमारा इंटरनल सर्वर जो है, ये जो एक्सेप्शन है, तो वो क्या है कि सारे के सारे उसको कैच कर लेती, लेकिन ये हमारे पास में क्या है, यदि कोई प्रॉपर एक्सेप्शन है, यदि उसको छोड़ के हमने इसको यदि क्रिएट किया है तो उसी के अंदर कैच होगा, इसके अलावा कुछ आएगा तो एक्सेप्शन में जाएगा वो।
तो ये जिससे कुछ नहीं है उसका पेरेंट का एक्सेप्शन है, और यहाँ पर ये सभी को कैच कर लेता है ये यहाँ पर ये। लेकिन एक वैलिड रीजन के साथ में यदि हमारे पास में एक्सेप्शन आया तो वो इसी के पास में जाना चाहिए, इसके अलावा कुछ और जाएगा तो एक्सेप्शन के पास में चले जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये जो रीजन है वो प्रॉपरली हमारे पास में यदि आता है तो उसके लिए हम लोग प्रॉपरली एरर मैसेज भेजेंगे। तो HTTP का हमारे पास में एरर मैसेज होता है यहाँ पर, नॉट फाउंड। सॉरी, नो कंटेंट, अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर ये नो कंटेंट सेंड करते हैं यहाँ पर 204। तो ये क्या बताएगा कि मेरा सर्वर तो सक्सेसफुली क्या हुआ है, कॉल हुआ है ये 200 का मैसेज मतलब सक्सेसफुली हुआ, लेकिन उसके पास में कंटेंट नहीं मिला ये। 500 का जो मैसेज रहता है वो ये बताता है कि सर्वर पे मेरा लॉजिक ब्रेक हो गया, लाइक नेल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया उसके अंदर, या किसी भी तरीके का कुछ इंटरप्शन आ गया ये। लेकिन 200 का जो मैसेज रहेगा वो मेरे लिए बताएगा कि ये मेरे सर्वर तो कॉल हुआ है बट वहां पर डेटा नहीं है जो हम लोग डेटा को एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम क्या डालते हैं, नो कंटेंट यहाँ पर, यदि किसी भी रीजन से यहाँ पर यदि आता है ये। अब इसके अलावा सब कुछ जो जाएगा वो हमारा किस में जा रहा है, इंटरप्शन में जा रहा है, वो 500 में जा रहा है। बट जरूरी नहीं है कि हर बार जो एप्लीकेशन के पीछे जो तुम्हारा लॉजिक ब्रेक होगा वो तुम्हारा सर्वर ब्रेक होने से ही होगा। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मैंने बताया मल्टीपल रीजन हो सकते हैं सर। मेमोरी के लेवल पे हो सकता है, लॉजिक के लेवल पे हो सकता है, लेकिन लॉजिक के लेवल पर रहेगा तो प्रॉपरली मैसेज सेंड करो 200 के रेंज में। सर्वर साइड यदि ब्रेक होता तब हमको भेजना है 500 की रेंज में, लेकिन हम लोग सारे केस में क्या भेज रहे हैं, 500 के केस में भेज रहे हैं। बट जरूरी नहीं कि 500 में ही सब आएंगे, ये हमेशा सर्वर तुम्हारा ब्रेक नहीं होगा। इंटरनल सर्वर जो है वो 500 की रेंज का मैसेज है, वो क्लाइंट को ये बताएगा कि सर्वर साइड कुछ प्रॉब्लम हो गई है ये। तो ये बेटर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है ये। तो और हम लोग कहाँ पर राइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया ट्रेवल आईडी नॉट फाउंड, अपडेट के केस में ही। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैसेज को यहाँ पर थ्रो करवाना पड़ेगा ये अपडेट के केस में। तो यूजर इंटरफेस से हम कुछ आईडी डाल रहे हैं अपडेट करने के लिए। तो अभी तो हमारा जो है वो टेबल बेस्ड है, टेबल पे क्लिक करके हम लोग अपडेट को ला रहे हैं। बट कभी हमारे पास में ऐसा रहे कि हम लोग आईडी के बेस पे लेकर आ जाए और नहीं मिले, तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या करवाना है, इसको जो है वो थ्रोस करवाना है हमको यहाँ पर ये अपडेशन के केस में। तो अपडेट के API में भी क्या करो, उसको हैंडल कर लो। मॉडिफाई प्लान, तो मॉडिफाई प्लान में भी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये मैसेज को यहाँ पर ये डाल देते हैं यहाँ पर ये। और कहाँ पर डाल सकते हैं हम लोग, डिलीशन के केस में भी यूज कर सकते हैं। कभी हम वहां से कुछ रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें बेस्ड ऑन आईडी, तो वो भी हमको सर्विस के लेयर पे ये एक्सेप्शन जो है इसको हम लोग थ्रो करवा सकते हैं ये। तो डिलीट के केस पे भी इसको
एक्सेप्शन नथिंग बट हमारे लिए इंटरप्शन जो है वो वैलिडेट करते हैं एक तरीके से, ये प्रॉपरली इनपुट आए हैं नहीं आए ये, तो ये प्रोमोट करते हैं कि हमारे पास हम लोग प्रॉपरली लॉजिक को राइट करें। यहाँ पर केज ब्लॉक जो है वो उसके केस में भी ऐड कर देते हैं डिलीट के केस में। यहाँ पर गया तुम्हारा नो कंटेंट, मतलब सर्वर साइड उसको डेटा ही नहीं मिला, तो ऐसे बहुत सारे केस है ये। तो ये इंटरनल सर्वर जो है ये डिफॉल्टली है ये, बट हमेशा रीजन यही नहीं रहेगा कि सर्वर ब्रेक हो गया है, लॉजिक के लेवल पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, या और भी प्रॉब्लम हो सकती है जितना ज़्यादा। और भी टाइप का हम लोग एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, रेस कर सकते हैं यहाँ पर ये। फिर जब हम लोग यूज़र को, जब हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये, तो कुछ हमारे पास में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ इशू हो यदि, तो उसका भी हम लोग एक्सेप्शन रेस कर सकते हैं। लाइक हमारे पास में कुछ डेटा नहीं है, या जो डेटा की हमने डिमांड की है वो डेटा पर्टिकुलरली डेटा नहीं है, डेटा फॉर्मेट में ही नहीं है, तो हम उससे रिलेटेड भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और नया कस्टम एक्सेप्शन जो है वो बना सकते हैं और उसको रेस करवा सकते हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है हम हमारे पास में ये। तो जैसे जैसे आगे हमको फर्दर रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम लोग और भी क्रिएट करेंगे, और तुम भी अपने साइड से क्रिएट करो, एनालिसिस करो कहाँ पर किसकी ज़रूरत है। बट बताने का पर्पस ये था कि अभी मैंने यहाँ पर क्या क्या थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लेकर आया मैंने यहाँ पर ये कोड को, कि प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने यहाँ पर की है। अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो हमारे पास में जो प्लान के आईडी है 1 और 2 है, जो ऑलरेडी डेटाबेस में है। तो यहाँ पर स्वेगर के थ्रू ये प्लान की आईडी हम लोग कॉल करते हैं 1, ट्राई इट आउट। तो ये 1 का हमारे पास में रिकॉर्ड अवेलेबल है, 2 का अवेलेबल है बट 3 नहीं है, 3 को करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स में कुछ भी मैसेज नहीं आया है। ब्लैंक। और देखो जितना भी कॉल करोगे उसके पीछे सिलेक्शन का ऑपरेशन भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कॉल हो रहा है जिसके लिए भी कॉल कर रहे हो ये। तो 2 के लिए कॉल किया तो डेटाबेस हमारा हिट किया है 2 के केस में ये, तीसरे के केस में किया नहीं है। बट हमको मैसेज तो आना चाहिए, क्या मैसेज है। नो गेट ट्रेवल प्लान बाय आईडी। और हमारे पास में जो मैसेज है नो कंटेंट का, जो हमारे पास में स्टेटस कोड क्या है 204, ये हमारे पास में आना चाहिए। और ट्रेवल प्लान नॉट फाउंड।
यहाँ पर जो हमारा एक्सेप्शन जो होगा वो रेस होगा, और एक्सेप्शन रेस होने के बाद में प्लान आईडी नॉट फाउंड का हमें यहाँ पर मैसेज मिलना चाहिए। यहाँ पर ये तो मैं इसको मैं डीबग मोड में स्टार्ट करता हूँ, सो दैट हम लोग डीबग करके देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डीबग पॉइंट डाल लेते हैं और सर्वर को हम लोग यहाँ पर जो है वो डीबग मोड में स्टार्ट करेंगे ये। तो मुझे मैसेज का एक्सपेक्टेशन था, मैसेज ही नहीं आ रहा है, वहां पर ब्लैंक आ रहा है ये, तो मैं उसी को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मैं ये। तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, एपीआई को कॉल करेंगे इधर से। तो मेरा जो है ये डिबग मोड में ये एप्लीकेशन जो चलेगी आएगी। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे मल्टीपल थ्रेड क्रिएटेड है, डीमन थ्रेड है, जेवीएम के उसमें एक हमारा थ्रेड क्रिएटेड है। तो यहाँ मेरा क्या हुआ है कि रुक गया है, मैंने यहाँ पर डिबग पॉइंट डाला मैंने यहाँ पर, तो मेरे यहाँ पर क्या हो गया है कि ये एक्सेप्शन जो है वो, यहाँ पर मेरा जो लॉजिक है वो लॉजिक एग्जीक्यूट हुआ है, उसको यहाँ पर वैल्यू नहीं मिला यहाँ से, अब वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में यहाँ पर ही है। तो ये एक्सेप्शन जो होगा वो मेरे पास में प्लान आईडी नॉट फाउंड जो है ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल जाना चाहिए। तो ये मैसेज एक्सेप्शन में तो मेरे पास में जा रहा है ये। तो इसके पीछे हम लोग, हमारा ये कंट्रोलर क्लास है, ये कंट्रोलर क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके अंदर भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी जा रहा है ये 204 नो कैटेगरी भी यहाँ से हमको यहाँ पर ये मिल रहा है ये। मैसेज तो सही जा रहा है बट आ गया, हम लोग गलत देख रहे थे एक्चुअली में। हमारे पास में जो ये 204 जो है ये हमें ये मिल गया 204 की कैटेगरी में ये। 204 मतलब कि हमारे पास में जो है ये पर्टिकुलरली जो ये यहाँ पर उसको डेटा फाउंड नहीं हुआ है यहाँ पर ये, इसने हमें यहाँ पर कोई डिटेल नहीं भेजा, बट यहाँ पर डेटा ये फाउंड नहीं हुआ है 204 का हमारे पास में जो है ये मैसेज आया है शो रिस्पॉन्स में, सर्वर रिस्पॉन्स। तो ये कोड से समझ में आ जाएगा कि पीछे वो डेटा फाइंड आउट है वो नहीं हुआ है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन भी नहीं आया है। जस्ट हमें यहाँ पर ये कोड मिल गया थी सक्सेस मैसेज, यदि हमारे पास में होता तो हमारे पास में इसके लिए किसी न किसी तरीके का यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन जो हमने रिस्पॉन्स किया वो आता ही। तो जस्ट हमें यहाँ पर क्या मिला है ये एरर मिल गया है हमें यहाँ पर ये। ओके, सो वी आर taking 10-minute break, so we will meet at 11:15.